स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकली एक्सपायरी का दिन है और भरपूर वॉलेटिलिटी आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। सुबह बढ़िया शुरुआत होती हुई दिखी आपको बाजार की, उसके बाद एक जबरदस्त रैली आई मार्केट में और वहां से फिर हमने देखा मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। इनफैक्ट 12:30 बजे तो बाजार नेगेटिव टेरिटरी में आ गए थे, उसके आगे और आपने गिरावट आती हुई दिखी और अब देखिए जबरदस्त रिवर्सल बाजार में आते हुए दिख रहा है। तो इस वॉलेटिलिटी में आपको क्या करना है, कौन से स्टॉक्स में रहेगी नजर, इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, डेटा क्या कह रहा है और यहां से बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा बिहेवियर कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर होगा फोकस। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस समय की बड़ी बातें कौन सी हैं। भारी उतार चढ़ाव बट वापस 15,550 पर आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी 15,600 की तरफ एक और अटेम्प्ट आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से हमने देखा लगभग 600 अंकों की गिरावट हुई, अब वापस थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है 33,000 के ऊपर, 33,150 पर, अब इनफैक्ट अब 33,250 पर आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। मेटल और बैंक्स, यहां पर आपको बिकवाली इस समय ज्यादा दिखेगी। इनफैक्ट मेटल्स में भी अब थोड़ी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। बैंक शेयर्स भी ठीक ठाक हैं, हल्की रिकवरी के मूड में यहां पर भी दिखेंगे, बट लीडरशिप आ रही है ऑटो शेयर्स की तरफ से। यहां पर जबरदस्त तेजी बनी हुई है और लगातार हमारा भी भरोसा बना हुआ था 3.5% की तेजी ऑटोज में। जिस तरह से कमोडिटीज के दाम गिर रहे हैं, ऑटो कंपनीज को मार्जिन्स पर रिलीफ आते हुए दिख सकता है। एंड फाइनली यूरोप की तरफ भी आप डालिए नजर, क्योंकि वहां के बाजार भी आज लगातार दूसरे दिन फिसलते हुए दिख रहे हैं। 1 से 1.5% की गिरावट यूरोप में आती हुई दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स सुबह से ये 50-100 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अभी भी वहां पर कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली ग्लोबल संकेत हमारे बाजार पर पिछले कुछ दिनों से हावी हैं। वॉलेटिलिटी में आपको कई सारे मौके इस बाजार में बनते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा इंडेक्स पर डाल दीजिए नजर और इंट्राडे चार्ट भी उसका पुल अप कर लीजिए। जिस तरह से एक्शन बना है आज, काफी वॉलेटिलिटी वाला आपने मूव आती हुई देखिए। 15,550 पर अब निफ्टी आए, निचले स्तरों से देखेंगे 200 अंकों की रिकवरी भी आपको दिखेगी। आइए थोड़ा समझा जाए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस बाजार में। और धीरे धीरे गिरे थे बट रिकवरी काफी शार्प रही है। अनिल जी भी हमारे साथ है तैयार। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। एक तो बधाई सबसे पहले, जो बैंक निफ्टी पर 33,400 पर शॉर्ट करने की कॉल थी, पुट खरीदने की कॉल थी, जबरदस्त साबित हुई। एक समय के लिए बाजार वहां से थोड़ा और ऊपर भी गए, लग रहा था कि शायद और ऊपर जाने की तैयारी में, बट जिस तरह से गिरावट आई, सारी गेन्स गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में आए, टारगेट्स हिट हुए, उसके भी नीचे गए और अब उसके बाद जो ये रिकवरी आ रही है, चल क्या रहा है सर ये? दीप, सही वक्त पे शॉर्ट कॉल देके टारगेट हासिल करने से ज्यादा की खुशी मुझे इस बात की है कि बाजार लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर बाजार लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करे तो बाजार आसान हो जाता है। लेवल्स क्या है? 550 के ऊपर से सोचना है कि बेचना है। 600 से 700 की रेंज बहुत बढ़िया, जहां बेचना चाहिए वो काम कर गई। करेक्ट, 628 का आ जाइए। इससे बढ़िया बात क्या है? करेक्शन शार्प आया, बहुत अच्छा आया, और ये तब आया जबकि डाउ फ्यूचर उतने खराब नहीं हुए थे। डाउ फ्यूचर बाद में खराब हुए, लेकिन इस करेक्शन में सबसे बढ़िया बात जो है वो 15,350 का सपोर्ट लेकर वहीं से घूमे। 15,367 का लो है, तो एकदम सही लेवल से बाजार घुमा है नीचे भी। उस समय आपको देखो, उस समय कैसा पैनिक रहा होगा जब 15,400 के नीचे आया। गया सेम 32,625 बैंक के लिए सुबह से हम बोल रहे ये गोल्डन लेवल है। 32,652 का लो है। सो बढ़िया चीज ये नहीं कि ठीक है कॉल सही हो गया, कभी सही हुआ कभी गलत भी होगा, वो तो चलता रहेगा, लाइफ है। लेकिन अगर मार्केट आपके सही लेवल पे रुकता है और सही लेवल पर सपोर्ट लेता है तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान है। मेरे लिए वो ज़्यादा जरूरी काम है, बजाय इसके कि एक आध दिन कॉल्स में कम दे पाता हूँ, जनरली हो नहीं पाता। और चूंकि मेरे कॉल देने के पीछे पर्पज़ भी ये था कि 2-3 दिन से मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि इंडेक्स में ट्रेड करिए, इंडेक्स में ट्रेड करिए, तो वो लोगों को माइंड सेट बनाने के लिए दिया है। बाकी तो मैं लेवल सारे देता हूँ। सुबह भी आपको कही था कि 15,200, 15,350 गोल्डन लेवल है जहाँ खरीदना ही चाहिए। सो आई थिंक ठीक है, एक तो ये बात होगी चलो लेवल की। अब दूसरी चीज आज के मार्केट की, इतनी वॉलेटिलिटी तो एक्सपायरी के दिन बनती है। वीकली एक्सपायरी भले ही हो तब भी बनती है। अच्छा, दूसरी एक और चीज इंटरेस्टिंग देखिए दीप, आज डाउ फ्यूचर्स का ही है 30,544 और लो है 30,247, यानी कि लगभग 300 पॉइंट की रेंज डाउ फ्यूचर्स ने भी दिखा दी। करेक्ट, और डाउ फ्यूचर्स 200-225 पॉइंट नीचे थे, अब रिकवर होके ये अगर नैस्डैक के फ्यूचर्स तो हरे निशान में हो गए। सो आई थिंक दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई है पिछले कुछ समय में बाजार में। एक डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स की रिकवरी और दूसरी हमारी रिकवरी। जो गिरा
और गिर के जो कॉल दिया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है। मैं उस समय सोच भी रहा था कि शायद मैं शो पे होता तो एक बाय कॉल भी वहां पर देता था कि अब कॉल ऑप्शन कि लेवल पर भरोसा करना है दोनों तरफ। एग्जैक्टली जो आपने कहा, एग्जैक्टली नो डाउट इतना गिरेगा ये नहीं सोचा था। मैं वर्ष के सिनेरियो में 15,425 के नीचे नहीं देख रहा था फ्रेंकली। 850 के नीचे भी गया। हाँ, तो लेकिन नहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मेरा ये सोचना था कि 33,000 हो गया, बस बहुत हो गया, 400 पॉइंट इससे ज़्यादा क्या। लेकिन तो बहुत ही नीचे आया। इनफैक्ट वहाँ से भी 625 का लो दिखा रहा है, तो 650 का। सो आई थिंक वो अगर एक्सट्रीम मूव, और ये चीज़ फिर से आपको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बोल रहा हूँ, जिस समय आपको ये लगेगा कि रेंज को तोड़ के भागने को तैयार है, वहाँ पर आपको उल्टा लेना ही पड़ेगा। आज अभी 2 घंटे पहले मुझे बता दीजिए कितने लोगों को नहीं लग रहा होगा कि ये तो 15,350 आ गया, ये तो जाने को तैयार है। वहीं पर आपको कॉन्ट्रा लेना पड़ेगा। हाँ, एक दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, किसी न किसी दिन तो रेंज तोड़ेगा, किसी दिन तो तोड़ेगा, ऊपर या नीचे की तरफ रेंज तोड़ेगा। किसी दिन तो 15,800 के ऊपर जाएगा या 15,200 के नीचे टिक के गिर जाएगा। वो किस दिन होगा पता नहीं। जब तक नहीं हो तब तक हिम्मत करके क्वांटिटी कम करिए ना। अब मैं ये देख रहा हूँ, आने दीजिए ऊपर, अगर बहुत थोड़ा और अच्छा ऊपर आ जाए तो फिर से पुट ऑप्शन देखेंगे, फिर से पुट ऑप्शन। हाँ, 100% दोनों तरफ के मौके हाथ से नहीं। नीचे वाला तो शो नहीं था, मिस हो गया। अब ऊपर आएगा वापस, अच्छी रेंज में अच्छी जगह मिलेगा, हम फिर से पुट ऑप्शन का मौका देखेंगे। सिंपल है। बाकी ठीक है, बट अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं। जो रिकवरी हुई है, इसलिए नहीं कि हम बढ़े हुए हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर रिकवरी हुई वो बाजार की ताकत दिखा रही। तो इस बार पुट ऑप्शन देने के लिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ा आराम से दूंगा, थोड़ा ऊपर के लेवल पे दूंगा। जैसे पिछली बार 15,600 पे दे दिया था निफ्टी, और बैंक निफ्टी 33,400 था। इस बार हो सकता है थोड़ा और रुक कर दूं, 33,600 पे दूं, या निफ्टी आपका 15,675 700 आ जाए तब दूं, क्योंकि जो ताकत दिखाई है उसको रेस्पेक्ट तो करना चाहिए ना हमें। एब्सोल्युटली। चलिए, तो दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं बाजार में, और इन मौकों पर फोकस भी रहेगा हमारा। स्ट्रैटेजी भी लेनी है अनिल जी से थोड़ी देर में। आइए उससे पहले एक बार डाल देते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरों पर नजर। अरमान और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर आज के लिए हैं, जिसमें एक्सेंचर जो है अपनी नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। यूएस का दिग्गज आईटी कंपनी है, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह की गाइडेंस और साथ ही जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर क्या कंपनी पोस्ट करती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ये 14th ब्रिक्स वर्चुअल समिट चाइना द्वारा ये होस्ट किया जाएगा 5:30 बजे। ये वर्चुअल मीटिंग ये अटेंड करने वाले हैं, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। कल के दिन में 24 जून सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की जो पहली जो स्कीम है, पहला फेज है, उसके आवेदन की कल आखिरी तारीख है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप। साथ ही मोतीलाल ओसवाल बाईबैक इसका शुरू होने वाला है और 7 जुलाई तक ये बाईबैक खुला रहेगा। ऑफर प्राइस 1100 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है। जोमैटो पर भी फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संभावित अधिग्रहण को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक कर सकती है। कैनरा बैंक फंड जुटाने पर विचार करेगा। साथ ही सुविन लाइफ साइंस राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर भी ये कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। नजारा टेक्नोलॉजीज बोनस शेयर इन्होंने 1:1 की रिकॉर्ड डेट में जो 1:1 के रेशियो में जो जारी किए थे, कल इसकी एक्स डेट होने वाली है। तो यहाँ पर जिसने भी पार्टिसिपेट करना है बोनस शेयर में, वो आज खरीदारी करके चल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फाइनल डिविडेंड का भी इन्होंने ऐलान किया था, तो ये भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एंड ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सिंगापुर और यूके के मार्केट्स पर नजर रखिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मई महीने का सिंगापुर का आने वाला है, और साथ ही यूके के जो रिटेल सेल्स आंकड़े हैं मई महीने के, वो भी आएंगे। और 25 जून अंत में शनिवार जो बाइडेन यहाँ पर ये G7 और नाटो समिट्स ये अटेंड करेंगे। वो एक दिन मैं कल वो एक वीडियो देख रहा था, कल जो बाइडेन साहब साइकिल से गिर पड़े। हाँ, साइकिल वो सही है। हाँ, सही वीडियो उन्हीं का है। ओके। और ऐसा भी नहीं कि चलती चलती है, साइकिल रोक ली, खड़े हुए और फिर गिर पड़े, बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ गया उनका। ओके। काफी वायरल हुआ था, उस पर काफी सारे मीम्स पहले तो मुझे लगा पता नहीं, अच्छा उसमें शक्ल एकदम साफ दिख नहीं रही थी, तो इनिशियली वो पता नहीं चलता बाइडेन साहब हैं कोई और है, तो इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं लोगों ने ऐसे ही, आजकल क्या है वो फेक वाले भी बहुत चलते हैं ना, आसानी से समझता नहीं है। ओके, पर ठीक है, उन्हें इंजरी या चोट, हाँ, वो बिल्कुल रुक गए थे, खड़े हो गए थे, शायद उतरने की प्रोसेस में बैलेंस बिगड़ गया उनका। बिल्कुल जी। अच्छा, कुणाल जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? कुणाल जी ने शायद वीडियो वेरीफाई किया। जी कुणाल जी।
अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल सही वीडियो आपने देखा अनिल जी। और वो अनिल जी एक्चुअली स्टैंड लगा रहे थे साइकिल का, वो अनिल जी आ रहे थे सामने, उनको कई सारे पत्रकार मिल गए, वो स्टैंड लगाने के चक्कर में अनिल जी बैलेंस बिगड़ गया उनका। वाह, सुन के अच्छा लगा। पत्रकार से सब लोग डरते हैं। खाली ये हमारे पैनल पे ऐसे लोग हैं जिनका पत्रकारों को देखकर बैलेंस नहीं बिगड़ता। हम लोगों से आप ही नहीं डरते, बाकी सब लोग डरते हैं। वो सब खुद पत्रकार बनना चाह रहे हैं। अरे मैं वो बोल रहा हूँ, हम लोगों से खाली आप लोग ही हमसे नहीं डरते, बाकी सारे लोग हमसे डरते हैं। ये देखिए, ये कमाल है हमारी टीम का है। गजब तैयार था, एकदम तैयार है। मतलब देखो, बोलने की देर थी, ये तो कंप्लीटली अनप्लान्ड है, लेकिन वीडियो आपके सामने रोने रहे। बहुत बढ़िया, गजब, वेरी गुड। ये है, इसको कहते हैं नंबर 1 टीम ऐसे नहीं बनती। एब्सोल्युटली पेशेंट होना चाहिए कि अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तुरंत आपके सामने वो तस्वीर रख दी। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, जितना काम मैं, दीप और हमारी टीम करती है पर्दे पे, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं 100%, वो लोग हमारे कमाल के हैं, एकदम शार्प है, एकदम फास्ट हैं, और बस वो इशारों में समझ जाते हैं। अच्छा, ये हैं बाइडेन साहब, ओके, ये स्टैंड पे लगाने की कोशिश, और ये धड़ाम, ओके, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है, तो बस। लेकिन कुणाल जी, अच्छा लगा ये सुनकर कि पत्रकारों का खौफ, हालांकि हम नहीं चाहते कि कोई भी गिरे ऐसे, लेकिन खौफ बना रहे, ये जरूर चाहते हैं, राइट। आइए खबरों वाले शेयर बताइए अरमान। सबसे पहले L&T पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखा है। बड़ा ऑर्डर जो 2500 से 5000 करोड़ तक का है, और ये जो ऑर्डर है ये इनको हाइड्रोकार्बन कारोबार के लिए मिला है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है उनको कैलिफोर्निया प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक करार कर लिया है। और ये करार इसलिए भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस डील के चलते इनके लिए जो 300 ट्रांजिट एजेंसीज हैं उनकी एक जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो खुल चुकी है। अब मेरे पास अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें GMR इंफ्रा है। GMR इंफ्रा में 1.2 करोड़ शेयर्स, NHPC में 40 लाख, विप्रो में 14 लाख, ONGC में 13.8 लाख और TCS में 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये आपके लिए सारी खबरें और कुछ बड़े सौदे GMR इंफ्रा में हमने सुबह होते हुए भी देखे थे। चलिए, दोनों तरफ के मूवमेंट वाला बाजार है, और इस बीच कुछ स्टॉक्स में भी आपको बड़ा बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, जहां पर रखनी है आपको नजर। ABB पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 2% स्पाइक किया ABB ने अभी जरा इस काउंटर पर रखिए नजर। लुपिन स्पाइक करते हुए दिख रहा है, 2% ये काउंटर भी आपको उछला है। तो कुछ स्टॉक्स हैं अनयूजुअल वाले, जो यूजुअली बाजार के रेडार पर उतने एक्टिवली नहीं रहते हैं, जहां पर आप इस समय मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, इन पर भी रखें नजर। ABB, लुपिन, दोनों में आपने अभी एक स्पाइक देखा है, बट सुबह से एक्टिव है ऑटो स्टॉक्स, और ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। बजाज ऑटो अब 3% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, अच्छी खरीदारी के साथ। हिमांशु जी, वापस डेज हाई पर बजाज ऑटो आ रहा है, एक्टिव रहा है सुबह से। 27 तारीख को फिर से बोर्ड बैठक है बायबैक पर। जरा इसकी चार्ट पर अब राय दें, क्या करना है इसमें? गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, मुझे लगता है कि हमने उस दिन भी इसके बारे में बात की थी, और निष्कर्ष यही निकला था कि कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेशन के चलते एक शार्प हायर लेवल से डिप देखने को ज़रूर मिला था, लेकिन ब्रॉडली 3700 3650 ये वेल एस्टेब्लिश्ड सपोर्ट जोन है, और जब ये स्टॉक उस जोन में आता है हमेशा यहाँ पर खरीदारी आते हुए नजर आती है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर स्टॉक पिछले कुछ दिनों की रेंज से बाहर निकल रहा है, लोअर एंड की रेंज से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी आते हुए नजर आ सकती है, और स्टॉक 3830 3850 तक के लिए जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 3710 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए बजाज ऑटो, जिस पर रखनी है नजर। नजर रखिए मारुति पर, जबरदस्त एक्शन इस पर आ रहा है। सुबह पालिया साहब ने 7920 के लेवल पर खरीदारी की राय दी थी, बढ़िया मूव मारुति पर वहां से आ गया है। एक ही दिन में 5% की तेजी मारुति पर है, और अभी भी डेज हाई पर मारुति आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सिमी जी, मारुति और कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ से? 8200 के लेवल्स के करीब आने की कोशिश, ऑलमोस्ट 8200 का आज इसने हाई बनाया था। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मारुति में 3-4 महीने का जो हाई बना था वो हाई आज रिटेस्ट किया है, 8100 के ऊपर आज अभी मेंटेन भी कर रहा है, पर मार्केट का ओवरऑल जो सेंटिमेंट है उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करेगा। अगर सस्टेन करता है तो इसका टेक्निकल टारगेट 8400 तक आता है। अब ऐसा मार्केट में इतना बड़ा टारगेट देना भी मुश्किल है, पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिन्होंने भी राजेश का कॉल के बाद इसमें खरीदारी किया है उनको एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा करंट लेवल से डिप पर होगा। 8050 का स्टॉप लॉस के साथ मारुति को होल्ड कीजिए, और मारुति अगर 8050 का क्लोजिंग होल्ड करता है तो 8400 तक भी ये रैली में सस्टेन्ड हो सकता है।
पर ये अभी टेक्निकली इतना कुछ कह पाना भी मुश्किल है। बहुत अच्छा मोमेंटम है और सबसे बात यही अच्छा है दीपांशु के 2-1 वीक पहले ऑटो सेक्टर ही सिर्फ स्ट्रांग था जो मार्केट को सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा था जब मार्केट नीचे आया, और अभी लास्ट वीक का जो भी फॉल आया था ऑटो भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैंने तो सोच ही लिया था कि शायद मार्केट गया तो ऑटो सेक्टर भी चल गया होगा, नीचे आ गया है, पर आज वापस ऑटो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मारुति ही नहीं, आइशर मोटर, मारुति, हीरो मोटर सारे में मोमेंटम है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट एक सेक्टर तो है जो यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बढ़िया होल्ड कर रहा है मारुति, आइशर, टीवीएस, बजाज, हीरो, कोई भी ऑटो स्टॉक और ऑटो एंसिलरीज में भी आपको अच्छा एक्शन मिल रहा है। आई थिंक कल शुभम जी ने 8000 की कॉल भी खरीदवाई थी और आई थिंक बंसल जी का भी इस पर एक व्यू है। बंसल जी बताएं सर। दीपांशु, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मारुति में अभी भी लेट नहीं हुए हैं। राजेश जी ने तो कॉल सुबह दिया था, बट क्लोजिंग बेसिस पर बड़े चार्ज पड़े, बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है। देखिए दीपांशु, कल हमने रिलायंस में बिकवाली की राय दी थी और सुबह बढ़ते बाजार में भी रिलायंस में नीचे में टारगेट अचीव हुए हैं। अब मारुति दीपांशु से 200, 300, 400 रुपए बढ़ने का पोटेंशियल रखता है इसी सीरीज में, तो 200 से 400 रुपए की अपसाइड के लिए मेरा ऐसा मानना है कि मारुति को इन स्तरों पर भी खरीदना चाहिए। डू नॉट मिस ट्रेड है मारुति। 200, 300, 400 रुपए, 200, 300, 500, 400, 900 रुपए इसी सीरीज में बढ़ जाएगा। हाँ नहीं अनिल जी, 200, 300, 400, अनिल जी देखिए अनिल जी देखिए, ये आप अपनी सारी डिग्रीज को मिक्स करके अनिल जी ICWA, CA और अनिल जी जो दूसरी विदेशी डिग्री अनिल जी मिक्स करके नया मैथ्स मत निकालिए। वो 200 से 400 रुपए अनिल जी। तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री का जोड़ूंगा ना, तो आपने 3 टारगेट दिए, तीनों जोड़ दिए हमने। चलो कोई बात नहीं, एक सीरीज और एक्स्ट्रा ले लो, अगली सीरीज तक करवा दो। नहीं अनिल जी, इसी सीरीज में होगा अनिल जी। 200 रुपए कमजोर दिल वालों के लिए है और 400 रुपए मजबूत दिल वालों के लिए अनिल जी। ओहो, अच्छा एक और चीज बंसल जी, काउंटर क्वेश्चन आ गया है। एंकरिंग करने में यही होता है कि क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। कैसे पता लगाएं कि किसका दिल मजबूत है, किसका कमजोर? कौन सा आदमी कमजोर दिल वाला माना जाएगा, कौन सा मजबूत दिल है? देखिए अनिल जी, बड़ा सिंपल अनिल जी, जो आदमी थोड़ा सा गिरते ही ट्विटर पर आके सबको टैग करना शुरू कर दे अनिल जी, बस मैंने तो देखा है कि मार्केट गिरी थी, मोदी जी को टैग नहीं करा अनिल जी, बाकी सबको दुनिया ने टैग कर दिया। और अनिल जी आप एंकर हैं तो एक अनिल जी छोटा सा अपडेट मैंने हाथ भी लाया था वो पता करने के लिए अनिल जी, एक सर्वे आप और कराइए। हाँ। जो अभी जियो बाइडेन साहब अनिल जी साइकिल से गिरे हैं। हाँ। तो अनिल जी मेरा ऐसा मानना है, जो हमारी देसी साइकिल होती थी काली वाली जिसमें एक मोटा स्टैंड होता था, हाँ। तो मुझे तो लग रहा है अनिल जी किसी भी यूएस का ना कोई भी पॉलिटिशियन नेता अनिल जी उस साइकिल का स्टैंड नहीं लगा पाएगा अनिल जी, जो हम लोग बचपन से लगाते आए हैं। वो छोड़ो, डंडे पे ऐसे पैर आगे से लेके जो सीट पे बैठना होता है वो अलग ही कला है, वो भी कला है। वो अलग आधे लोग अनिल जी उस डंडे पे एक सीट भी लगती थी अनिल जी। हाँ, आगे छोटी सी लगती। आधे लोग तो आगे से पैर लेते हैं, आधे लोग पीछे से लेते हैं। तो आगे से लेने वाले में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सब लाइफ में काम किए, चलो ये काम तो हमारे लिए ठीक है बंसल जी, बहुत ही बढ़िया जी। बिल्कुल। चलिए ये है इस समय ऑटोस पर नजर, जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नजर रखिए, सारे काउंटर्स आपको बड़ी मूव दिखा रहे हैं। ICICI प्रू में एक मूव आती हुई दिख रही है, जरा एक बार वागले साहब से पूछा जाए इसके बारे में। वागले साहब जरा देखें, 500 के लेवल के करीब आ रहा है ICICI प्रू इस समय। दीपांशु, 500 का ही वो लेवल है जिसके ऊपर अगर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो मोमेंटम थोड़ा और बढ़ेगा। 512, 515 तक की मैं बात करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि पिछले लगभग 8 दिनों से ये वन वे गिरा है। 570 से 500 आया है तो ये सपोर्ट जोन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बाय करना है। शायद ये साइडवेज भी चला जाए। पहले तो 500 के ऊपर होल्ड करेगा, 502, 503, 504, फिर 495 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। ये है आपके लिए ICICI प्रू पर आए। आइए बढ़ते आगे, और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तैयारी है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को ले आइए स्क्रीन पर, क्योंकि उनके काम की खबर है। जब जब भी फ्रीक ट्रेड होते हैं बड़ी चर्चा के विषय बनता है कि अरे ये भाव में सौदा हो गया, ये छप गया ऊपर का भाव, ये छप गया नीचे का भाव। फिर उसके बाद पता लगाया जाता है कि कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, फैट फिंगर था कि कौन सा स्लिम फिंगर था, जो भी है मतलब, और प्लस किसको कितना नुकसान हुआ होगा। ये सारी चर्चाएं चलती है, बराबर ना, चर्चाएं। तो जब हम इतनी चर्चा करते हैं टीवी पर, इतनी बातचीत होती है, तो बातचीत रेगुलेटर्स तक भी पहुंचती है। बिल्कुल। तो जैन साहब विशेष करके आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे भी आपका बहुत देर से नंबर नहीं आया बात करने का। ये
खास खबर आप ही के लिए है और बाकी सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए तो है ही कि जो फ्री ट्रेड हो रहे हैं उसको लेकर कुछ नए नियम बनने जा रहे हैं। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए क्या है खबर? बिल्कुल, ये बात फिर से चर्चा शुरू हुई है और गंभीर चर्चा इस पर चल रही है कि क्या ट्रेड एक्सिक्यूशन रेंज को फिर से लागू किया जाए। और ट्रेड एक्सिक्यूशन रेंज जो पहले वाला था, जहां एक तरह से फिक्स था वो, तो क्या डायनेमिक ट्रेड एक्सिक्यूशन प्राइस रेंज लाया जा सकता है। तो इसको लेकर के सेबी और एक्सचेंजेस और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गंभीर चर्चा चल रही है कि इसको क्यों नहीं वापस लाया जाए, क्योंकि 2 जून को जिस तरह से एक खबर आई थी कि निफ्टी में जो है एक गलत सौदा हुआ था, उससे ये समझा गया कि करीब 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान एक ब्रोकर को हुआ इसकी वजह से। तो ये तो एक इंसिडेंट था, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स अगर बढ़ते हैं तो ये कहीं पूरे सिस्टम के लिए रिस्क ना बने। प्लस ये सवाल भी बड़ा उठा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक ब्रोकर के रेंज पे अगर सौदा गया, ब्रोकर के एंड से गया, वहाँ पे गलती हुई, फिर एक्सचेंज के रेंज के पास गया, वहाँ से भी वो सौदा आखिर आगे कैसे बढ़ गया। तो इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत फिर से महसूस की जा रही है और नया जो डायनेमिक ट्रेड एक्सिक्यूशन रेंज होगा उसके लिए उसमें क्या फॉर्मूला डाला जाए, किस तरह से उसको तैयार किया जाए कि इस तरह की चीज़ें होने ना पाएँ आगे। ओके, तो डायनेमिक ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज बनाने पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी इस पर चर्चाएं चल रही है और ये लागू किया जा सकता है, तो उसमें शायद फिर फ्री ट्रेड होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, क्योंकि एक इंसिडेंट होता है लेकिन वो अपने असर और अपना डर और बाकी चीज़ें बहुत दिनों तक छोड़ कर जाता है। फिर हम किस चीज़ पे इतनी चर्चाएं करेंगे? चर्चाएं हमारे लिए बात करने के लिए एक और मैटर खत्म नहीं, बाजार है तो मैटर खत्म नहीं होगा कभी, मुझे लगता है। नहीं, लेकिन ये बात सही है, ये इतनी सारी बातचीत करने की वजह से ही एक्शन हो रहे हैं। सो इसकी जरूरत है और उस पर एक बात और मैं कहता हूँ, इसमें थोड़े जो ब्रोकिंग कम्युनिटी है वहाँ डिफरेंट व्यूज हैं। अच्छा, क्या? कुछ का कहना है कि नहीं ये ठीक है, सेव करना जरूरी है। कुछ का व्यू है कि अगर इंश्योरेंस लेते हैं, रिस्क का सारा कवरेज लेते हैं, तो फिर ऐसे सौदे होने दीजिए। नहीं तो ये होगा कि सौदा जाएगा और वहां पे सॉफ्टवेयर देखेगा और बोलेगा अच्छा ये नहीं हो सकता, फिर बताया जाएगा नहीं ये हो सकता है, तो फिर उसका लॉस होगा, वो सौदा एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि आप जितनी ज्यादा लेयर बढ़ाते जाएंगे एक्सिक्यूशन में दिक्कत आएगी, नहीं हो पाएगा, एक्सिक्यूशन में दिक्कत आएगी और उनके अपने सौदे जेन्युइन सौदे के ना कहीं फंसने लगे। तो एक व्यू ये है, जबकि दूसरा व्यू ये है कि नहीं ये होना चाहिए क्योंकि ये मार्केट के लिए, इस मार्केट की सेफ्टी के लिए जरूरी है। जैन साहब, आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? और ये जो इस दिशा में जो रेगुलेटर सोच रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबल डायनेमिक ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज ये की जाए, बताएं सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, रेगुलेटर्स काफी एक्शन में आ गए हैं और इनफैक्ट हमारी जो एसोसिएशंस है, जहां पे आप भी इस बार गए थे, सिपाही और एनमी और ये सब लोग काफी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने इंटरनली भी सारे मेंबर्स लोग सब अपने अपने सजेशंस भेजते हैं। बट यस, एक मत होना, एक राय पे आना बहुत डिफिकल्ट होता है, समय लगता है। बट यस, जो फाइनल रेगुलेटर करेंगे वो सबकी सहमति, सबके राय भी लेते हैं, अपने भी लॉजिक्स और अपने सब कुछ लगाते हैं और बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स भी हैं, कमिटीज बनी हुई है। तो देखिए, टीआर सर्टेनली देखिए, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन रेंज और डायनेमिक रेंज होती तो शायद ये इतना बड़ा जो ट्रेडिंग एरर हुआ है वो नहीं होता। बाकी कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि भाई आप डायनेमिक रेंज के अलावा केवाईसीज और नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर कोई जगह से कोई पर्टिकुलर चीज हिट हो रही है तो उसके हिसाब से करें। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट मुझे लगता है कि इस पे होना तो जरूरी है और ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन रेंज होना चाहिए, क्योंकि ये एरर्स ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, कई बार वो चीजें छोटी छोटी होती है, वो सामने नहीं आती है। कई बार लोग गलती से भी सौदा डालते हैं, जो ट्रेडिंग फ्री ट्रेड ही बोलो, या कई बार लोग ऐसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कई जॉबर्स और कई आर्बिट्राजर्स यही करते हैं। हमने शुरू में ध्यान है जब करेंसीज आई थी तो 70 रुपया 30 पैसा और 71 रुपया 31 पैसा, तो ऐसी ट्रेड होती है कि आदमी को समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि सामने वाला ट्रेड 70 रुपया 31 पैसे का ही है। तो कई चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द आना चाहिए एंड वी मस्ट अप्रिशिएट रेगुलेटर्स कि वो लोग फुल एक्शन में, आज 2 तारीख को हुआ और पहले भी हुए हैं, बट इस बार का जो क्वांटम है वो बहुत बड़ा है। जस्ट दैट कि बाहर एफपीआईज हैं, उनका ट्रेड था, ब्रोकर्स और सब लोग, इनफैक्ट क्लियरिंग भी हो रही थी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट इट्स अ वेरी वेरी बिग एरर व्हिच हैज हैपेंड एंड मुझे लगता है कि इसके ऊपर
जल्द जो एक्शन आएंगे वो अच्छे ही आएंगे। डायनामिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन रेंज समहाउ मुझे लगता है कि लॉजिकल स्टेप। तो फिर तो आप डाल ही नहीं पाओगे, ऐसे आप बोलते थे ना, आप खुद ही डालते थे एक रुपए ऊपर नीचे सौदा करेंसी में, फिर आप कैसे डालोगे आगे? हम नहीं डालते, हमने देखा हुआ ऐसे, हमारे यहाँ पे ये गलती हुई थी और हमारे यहाँ भी पैसे लगे थे। ये 2009 की बात कर रहा हूँ, जब नया वंस अपॉन अ टाइम तो तभी भी हम लोग बोले कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पैसे लगते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लाइक कुछ ना कुछ तो होगा। बट ये भी है कि जितने ये सारे लेयर्स आते हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन में भी और सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्रेशर पड़ता है और स्लो होता है, क्योंकि ऑप्शंस की प्राइसेस और ये सब की बात करें, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, कितनी प्राइस, कितनी स्ट्राइक प्राइसेस, सब कुछ होते हैं। सो बोलना कई बार आसान हो जाता है बट एग्जीक्यूशन एक्सचेंजेस के फ्रंट पे बहुत डिफिकल्ट होगा। लास्ट वीक हम लोग एनएससी की भी मीटिंग अटेंड किए थे, नॉर्थ की मीटिंग थी, तो वहां पे भी काफी चर्चा इन चीजों पे हो रही थी। एंड एक्सचेंजेस आर एक्चुअली खूब काम कर रहे हैं डे एंड नाइट और कुछ ना कुछ बढ़िया ही निकल के आए। कुछ ना कुछ बड़े इस पर डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट करें, बट डेफिनेटली जैसे ब्रजेश बता रहे थे कि अब सोच विचार चल रहा है कि कैसे इन घटनाओं को कम किया जाए ताकि दोबारा ऐसी परेशानी ना आए। एक ही ट्रेड में हमें याद है उस दिन जब हुआ था लगभग 250 करोड़ का नुकसान हुआ था सामने वाली पार्टी को। आइए थोड़ी देर में सेठी साहब जुड़ने के लिए तैयार हैं, उसके बाद अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी लेंगे। उससे पहले एक राय लेनी थी एबीबी पर। पहले भी ये रेडार पर आया था बट उसके बाद देखिए क्या बड़ा स्पाइक एबीबी के चार्ट पर आ रहा है। कुणाल जी जरा एबीबी देखें सर, और बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है, अब 3.5% ऊपर हो गया है काउंटर। बिल्कुल दीपांशु, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 2400-2425 के आसपास है, तो मुझे लगता है वो लेवल्स आएंगे। एक पैटर्न भी यहां पर अभी बनता हुआ दिख रहा है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और 2400 के ऊपर स्टॉक निकला तो कप विद हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। रेजिस्टेंस 2400-2425 के आसपास है, तो वो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एबीबी जिस पर रखनी है आपको नजर। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी देखिए, क्लियर जो फ्लेवर है वो ऑटोमोबाइल्स में है। लगातार हम यहाँ पर खरीदारी की बात करते आए हैं और यहाँ पर जिस स्टॉक में अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है वो है अशोक लेलैंड। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसमें से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 136 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट 143 रुपए का, दूसरा टारगेट 146 रुपए का, जो कि मुझे लगता है आज या कल तक ही आते हुए नजर आ सकता है। दीपांशु, और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कल सुबह पहले ही 9:20 पर मैंने मारुति के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय दी थी, बड़े टारगेट्स का जिक्र किया था। उससे पहले टीवीएस मोटर्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द सीरीज है जो कि ऑलमोस्ट टारगेट के काफी पास है। तो ऑटोज में लगातार हमें भरोसा रहा है और मुझे लगता है कि ऑटोज यहां से और भी आगे अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए ऑटो काउंटर्स पर नजर इस समय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड इस पर है नजर। आई थिंक राकेश जी, कुणाल जी की रेडार पर भी एक काउंटर है, उनकी तरफ से भी इस पर कॉल मान लीजिए। तो बढ़िया मूव अशोक लेलैंड में आ रही है। ऑटो काउंटर्स आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। अच्छी तेजी आ रही है ग्रैन्यूल्स के चार्ट में। ये सरप्राइज मूव कहाँ से आ गई? ग्रैन्यूल्स सुबह से ही एक्टिव है इनफैक्ट, और एक अच्छा स्पाइक आया था सुबह, उसके बाद से इन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है ग्रैन्यूल्स। सुमित जी जरा देखें, ग्रैन्यूल्स का चार्ट ज्यादातर रेडार पर आता नहीं बट सुबह से एक्टिव है और लेवल्स होल्ड कर रहा है। दीपांशु, मोमेंटम तो बन रहा है स्टॉक के अंदर। 248-250 ये ऊपर में इमीडिएट हडल है। 248-250 का लेवल ऊपर में टूटेगा तो फिर ग्रैन्यूल्स के अंदर एक अच्छा मूव आने वाले में दिनों में देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 260 से 270 रुपए तक के लेवल ग्रैन्यूल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रखें, 237 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और 248-250 के ऊपर फ्रेश बाय करें। ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स पर नजर। सुबह से काफी एक्टिव ये काउंटर होते हुए भी दिख रहा है। यूपीएल आज इसके भी बाउंस बैक का दिन दिख रहा है। यूपीएल भी देखिए 2.5% ऊपर आया। अब ये बाउंस बैक है, सस्टेन करेगा या वापस इन लेवल से बिकवाली आ सकती है, वो एक इंटरेस्टिंग व्यू रहेगा। बंसल जी, यूपीएल पर क्या राय बनती है सर? कल काफी गिरा था, आज थोड़े बाउंस बैक के मूड में। देखिए दीपांशु, यूपीएल में बाउंस बैक जरूर है बट स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, तो इस बाउंस बैक में यूपीएल में किसी तरीके की खरीदारी की राय नहीं होगी। इनफैक्ट उछाल पे बेचना चाहिए और उस उछाल में थोड़ा समय लगेगा। बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं और विकल्पों में ऑटो स्पेस पे नजर रखनी चाहिए। यूपीएल को छोड़ के ऑटो के साथ जाने की राय होगी।
ऑटो की जो तेजी बनी हुई है उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है जिस तरह से कमोडिटी के दाम नीचे आ रहे हैं, स्पेशली मेटल्स के दाम नीचे आ रहे हैं। पर ऑटो के अलावा एक और स्पेस है जहां पर इसको होगा बड़ा फायदा, और वो है आपका पूरा कैपिटल गुड्स इंफ्रा से जुड़ा हुआ सेक्टर। और उसमें से एक कंपनी है कैश स्टॉक का, KEC इंटरनेशनल। जरा इसे पुल अप करें, 6.5% ऊपर है। कुछ दिन पहले यहाँ पर ऑर्डर विन का भी एक बूस्ट आते हुए दिखा था। जैन साहब जरा KEC इंटरनेशनल देखें, GTND में भी एक्शन आ रहा है, त्रिवेणी टर्बाइन मूव करते हुए दिख रहा है। इंफ्रा, कैप गुड्स, इकोनॉमी से जुड़े काउंटर्स में भी तेजी आ रही है। जो कमोडिटी फॉल है इसका भी मार्जिन इंपैक्ट यहां पर पॉजिटिव रहेगा इन कंपनीज के लिए। पर KEC पर इस समय कोई राय सर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स है। इनफैक्ट अभी जो इंटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स ऐसे रहते हैं तो अब काफी वैल्यू दिखती है और रिसर्च मध्य के मार्केट्स में और करने में मजा आता है। तो वहां पे कैपिटल गुड्स और ये इंजीनियरिंग कंपनीज बहुत बढ़िया लग रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स वहां से निकल गए और ये स्टॉक भी ऊपर के लेवल से बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीचे भी कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस कहीं ना कहीं दिख रहा है और ये जो न्यूज है काफी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल EPC कंपनी है और बढ़िया बिरला ग्रुप कंपनी है। मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे और जिनको लेना है वो थोड़ा बहुत स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। और ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 450 के लेवल्स, 400 तो ऑलरेडी हो ही गए, सॉरी 450 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए KEC इंटरनेशनल पर। आइए मुलाकात करते हैं सेठी साहब से। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का, और मेरे भी डेटा तैयार हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी वाले। बताएं सेठी साहब, स्वागत है आपका। क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स जिनमें खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। पर उसके पहले अनिल जी एक बात थी, अभी KEC इंटरनेशनल पे डिस्कशन हो रहा था। ये स्टॉक मेरा भी फेवरेट स्टॉक रहा, कई बार रिकमेंड किया हुआ है। ओके। तो संदीप ने जो कहा, खाली उसमें एक गलती हो गई, वो बिरला ग्रुप की कंपनी उसने गलती से बोला है। RPG, ये RP हर्षवर्धन गोइंका ग्रुप की कंपनी है। तो व्यूअर्स के ये जस्ट वो करेक्शन है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे भी ध्यान नहीं गया, नहीं तो हम भी सुन के बता देता। बड़ा सेठी साहब एकदम सेठी साहब नजर रहती है, कान तैयार। IQ लेवल तो आपका कमाल का ही है। कैसे कर लेते हैं आप? जैसे अनिल जी आप करते हैं। ओह वाह, आप तो बड़े स्मार्ट, और मतलब 2-4 तारीख तो बोल ही दो और ऐड कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली मेरी भी हो जाएगी। बिल्कुल समझ सकते। बिल्कुल। चलिए सेठी साहब बताएं आज की दोनों पिक्स। स्टॉक है बाजार में, बिल्कुल ऑटो सेक्टर में एक दमदार तेजी है। हम देख भी रहे हैं जितने ऑटो OEMs है, खास करके मारुति में तो एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। तो ये जो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है सुब्रोस लिमिटेड, जो कि अभी 290 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स है मारुति। ये कंपनी भारत में कार एयर कंडीशनर्स बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि 42% से ज्यादा का भारत के कार AC सेगमेंट का इसका मार्केट शेयर है। और कंपनी का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और खासकर इस कंपनी में 1-2 चीजें हैं कि एक इनका जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान, वो इसमें करीबन 20% स्टेक ओन करती है। और फिर मारुति की जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर कंपनी जापान की, वो इसमें 11.96% स्टेक ओन करती है। तो मतलब जिन कंपनी इनके कस्टमर्स है वही इसमें ओनर भी है। तो इस तरह का एक बढ़िया बिजनेस मॉडल है। बाकी ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स, रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। 430 के हाइट थे, वहां से करेक्ट होके ये इन 290 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। FIS DIS भी अच्छा खासा 13% हिस्सेदारी इसमें ऑन करते हैं, जिसमें DSP, सुंदरम, निपॉन वगैरह है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे खरीदा। 305 का मेरा टारगेट है, 285 का स्टॉप लॉस। आज का होगा देखो ध्यान से, 305 तो ऑलरेडी चल रहा है। अरे जैन साहब को बोलना चाहिए। आप एक काम करो, स्टॉक आप आइडेंटिफाई क्या करो, टारगेट हम जैन साहब से ले लेंगे। जैन साहब तो शो पे बैठे हुए भी है, तो टारगेट वहां से हमें आसानी से मिल जाएंगे। रिवाइज करें टारगेट सर, बताइए। नहीं अनिल जी, आजकल यही हो रहा है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में जब लोगों को उसका पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है, तो अच्छी तेजी आती है। तो मैंने जब बोलना शुरू किया तब यही 290 के भाव थे। स्क्रीन अभी मेरे सामने नहीं है, बट ये 305 के अगर टारगेट आ गए तो मुझे लगता है 315, 320 के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए। वंडरफुल। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक ऐसे सेक्टर से है, वो आज सुर्खियों में है। सेक्टर है IT का।
तो हम फ्रंट लाइन आईटी काउंटर्स में तो अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। मुझे लगता है मिड और स्मॉल कैप आईटी में भी वो आना चाहिए। तो यहाँ से आज मैंने पिक किया न्यूजन सॉफ्टवेयर, ये भी एक पसंदीदा स्टॉक, 369 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर उसमें भी वर्क फ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, इन सब कारोबार में है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है, एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20-21% का, एक जीरो डेट कंपनी और बहुत अच्छी दर से ग्रो कर रही है। और ये जो करेक्शन हुआ है, इसके ईयरली हाईज थे 755 रुपए के, और वहां से करेक्ट होके आज ये स्टॉक 369-70 के लेवल पे आ गया है। तो बहुत अच्छे लेवल्स पे है। आज अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 15-16 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। फिर FIS भी इसमें 28% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC, गोल्डमैन, फिर आपके अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार, ये तो है ही है। और मेरा एक पसंदीदा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी अराउंड 1.61% स्टेक ओन करता है इस कंपनी में। फिर आपके मार्च 2022 के नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। पैट आया 57 करोड़ का वर्सेस 47 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 385 का, स्टॉप लॉस रखना 360 रुपए का। ओके, तो ये है आपके राय दोनों स्टॉक पर। सेठी साहब रुकिएगा जरा, आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं बंसल जी, कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी, सेठी साहब, ओवर टू यू। देखिए अनिल जी, जैन साहब, अभी आप सेठी साहब की स्मार्टनेस की बात करें तो सेठी साहब पूरे स्मार्ट। अनिल जी, पिछले सप्ताह जब आप कुणाल जी की क्लास ले रहे थे ना टाई के लिए, तो उस दिन अनिल जी सेठी साहब ने भी टाई नहीं पहनी हुई थी और वो डर रहे थे अनिल जी, बार बार अपनी शर्ट का ना बटन बंद कर रहे थे, कोट के अंदर कोट के बटन को लगा रहे थे कि आपकी नजर उन पे ना पड़ जाए। तो पूरे स्मार्ट अनिल जी, अभी जैसा आपने बोला सेठी साहब को। नहीं, बात सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बंसल जी कि टीचर को अगर पूरी क्लास को है ना चुप कराना होता है तो एक ही बच्चे को डांटना होता है या बराबर करना होता है, बाकी तो अपने आप चुप हो जाते हैं। सबको करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी मॉनिटर को कर दो आप। हाँ, है करेक्ट। जैसे कि जो बनना चाहते हैं हमारे कुणाल जी, मॉनिटर बनना चाहते हैं, क्लास के अध्यक्ष बनना चाहते हैं सारे एक्सपर्ट्स की एसोसिएशन का, तो कुणाल जी को कर देता, बाकी तो अपने आप सब एकदम बराबर से हो गए। तो सेठी साहब को फिर अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। चलिए, ये है आपके लिए दो बेहतरीन स्टॉक, सुब्रोस और न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सेठी साहब की तरफ से 2:30 बजे की स्टडी ले ली जाए। या उससे पहले एक मिनट सिमी जी के लिए बिल्कुल बजा दीजिए। सिमी जी तैयार है? नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। अनिल जी, सुबह से ऑटो सेक्टर फोकस में है, पर अभी मैं जो स्टॉक देने जा रही हूँ वो ऑटो सेक्टर में नहीं है, वो दूसरे एक सेक्टर में है। स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से पीटा हुआ है, पर इसमें आज मंथली ब्रेकआउट हो रहा है। हाँ, मान लीजिए मंथली ब्रेकआउट। डिवीज लेबोरेटरीज स्टॉक का नाम है, फार्मा में है, और मुझे लगता है कि इसमें मंथली ब्रेकआउट ऐसा देखने को मिला है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट आ जाए तो स्टॉक में 3800 का टारगेट आना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 3800 का टारगेट के लिए डीवीज लेबोरेटरीज को खरीद कर चलिए। स्टॉक में जहां पे ब्रेकआउट आया वो मैं लेवल बता देती हूँ, 3650 के ऊपर कैश का लेवल है जहां पे इसका ब्रेकआउट आया है। जब तक ये स्टॉक 3650 के ऊपर है तब तक इसमें ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, ऐसा मान लीजिए। और इसमें 3800 का एक बड़े वाला ब्रेकआउट के लिए डीवीज लेबोरेटरीज तैयार हो रहा है। तो मार्केट चाहे किधर भी जाए उसमें दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ डीवीज को खरीदिए, चाहे तो पोर्टफोलियो में भी शामिल कीजिए क्योंकि बहुत जबरदस्त गिरा हुआ है ऊपरी लेवल से, पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ओके, तो पोर्टफोलियो में खरीदने के लायक है डिवीज लैब, ये आ रही है आपके लिए सिमी जी की राय। हमारे रेडार पर भी रहा है, अच्छे करेक्शन के बाद फिर से बाजार के रेडार पर डिवीज इस समय आपको दिखेगा। आइए, स्ट्रैटेजी का भी वक्त हो गया है, 2:30 बज गए, चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। डाउ फ्यूचर्स सुस्त हैं सर, अभी थोड़ी देर पहले 100 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, उसके सामने 75 अंक नीचे है, बट नैस्डैक फ्यूचर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। करीब 1/4% की खरीदारी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखी थी, वो ठीक है। डाउ फ्यूचर्स में आपको सुस्ती बनती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार में भी 1% तक की कमजोरी है, कच्चे तेल से राहत है, 109 पर है ब्रेंट, कमजोरी बनी हुई है। एशिया के बाजार ठीक ठाक थे, हांगकांग 1.25% ऊपर, शंघाई 1.5% ऊपर बंद हुआ है। रुपया भी आज फिर से कमजोर होकर अब थोड़ा संभला हुआ है, बट रिकॉर्ड लो से ज्यादा दूर नहीं है। तो हमारे बाजार ठीक होल्ड कर रहे सर 15,550 पर। क्या है स्ट्रैटेजी? 15,550 और ये है 33,125। एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है दीप, अब से लेके क्लोजिंग तक, वो है 15,500। 15,500 के पुट पर है 69 लाख शेयर, 70 लाख समझ लीजिए,
और 15,500 के कॉल्स पे हैं 66 लाख शेयर, यानी पुट राइटर्स थोड़े से ज़्यादा और उसमें से 42 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 3 बजे तक आपको 15,500 को नहीं तोड़ना है तेजी करने के लिए, ये याद रखिए। ठीक है। और टूटना भी नहीं चाहिए। ओके। संभावना पूरी है। तो 15,475 15,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम कर लेगा। ये हमने टिका रखा तो हम 15,600 625 तक पहुंचेंगे। इस बात की भी पूरी संभावना है कि आज का हाई जो है 15,628 के आसपास का, उसको हम पार नहीं करेंगे ना। अच्छा, क्योंकि 1 करोड़ शेयर 15,600 के कॉल्स पर भी है। तो मार्केट ने अपनी रेंज बना ली है 15,500 15,600 ये लग रहा है, और हो सकता है 25-25 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप रख लीजिए। 15,475 के नीचे खराब होगा, 15,625 के ऊपर अच्छा होगा, तब 75 पॉइंट का और मूव बन सकता है अगर हुए तो। 15,475 के नीचे 400 425 तक, 500 625 के ऊपर 675 700 तक बन सकता है। तो तब संभावना कम है, लेकिन आज का मूव जैसा आपने देखा इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, वीकली एक्सपायरी है, पोजीशंस बहुत ज्यादा है, किसी चीज से कभी इनकार मत कीजिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये चीज तो समझ में आ गई, किसी चीज से कभी इनकार मत कीजिए। इसलिए अगर 15,475 15,625 बचे हुए समय के लिए रेंज है, उसके बीचों बीच में आप हैं, एंजॉय कीजिए लाइफ, देखिए, निहारिए, खूबसूरती देखिए बाजार की। जब आएगा मौका तब निशाना मारिए, और फिर भी निशाना मारना तो आज के 2000 कल के 2000 में थोड़ी देर में देने वाला हूँ, आ रहा है। लेकिन हाँ, ये आपके लिए निफ्टी की बात है। अब आइए बैंक निफ्टी। 33,000 मेक और ब्रेक है। 33,000 के पुट पर 31 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 22 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर पुट में आज ही। तो 3 बजे तक 33,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मामला सीरियस होगा। गया तो 32,800 200 पॉइंट की जगह, 33,000 के ऊपर टिका रहा तो 33,200 तक की जगह। तो ब्रॉडली जो बैंक निफ्टी की रेंज दिख रही है वो 32,800 से 33,200 की दिख रही है। अगर 3 बजे तक आप 33,200 के ऊपर पार करके टिक गए तो ये फिर से 33,400 से 33,600 जा रहा है आज, फिर से ऊपर जाने की तैयारी है। 3 के पहले अगर 33,200 के ऊपर टिक गया तो बहुत नजदीक आ गए, उसके ताकत दिखा रहा है। तो अभी जो डेटा बता रहे हैं, और वो भी क्यों मैं बताऊं, 32,800 के पुट पर 27 लाख शेयर है, 33,200 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर। बहुत मतलब डेटा ऐसे परफेक्ट बने दीप, आमतौर पर इतने बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया डेटा बने। मतलब कोई तो है ना सोच समझ कर पुट कॉल दोनों बेच रहा है, उस तरह की प्लानिंग है कि 32,800 का पुट बेच दो, 32,200 का कॉल बेच दो, दोनों तरफ की प्रीमियम बन जाए। 33,000 पे पूरा पोजीशन दोनों बराबर बनी हुई है पुट और कॉल में। तो कुल मिलाकर वो बायस पॉजिटिव साइड पर है। 32,200 है, 32,000 के नीचे आए 3 बजे के पहले तो थोड़ा, सॉरी 33,000 के नीचे आए तो थोड़ा खराब होना शुरू होंगे, 33,200 के ऊपर आ गए तो 200 पॉइंट, तो 200 पॉइंट का मूव दोनों तरफ अगर बन सकता है, ये आपके लिए बैंक निफ्टी के डेटा है। तो बाकी डाउ फ्यूचर को देखते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए बाजार, बट अच्छे मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर 3 बजे खोल किया तो अनिल जी से थोड़ी देर में हम उनकी स्ट्रैटेजी भी देने वाले। कल के 2000 इनफैक्ट तैयारी है। आइए एक बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। $178 $179 के आसपास है अपोलो टायर्स के फ्यूचर। ऑटो इंसुलिन स्टॉक्स पे हम लगातार बुलिश हैं। आज ये सब लोग भर भर के ऑटो स्टॉक्स जो जिन गाड़ियों के दे रहे हैं उन सब के लिए टायर इन्हीं के लगेंगे। एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, ऑटो इंसुलिन शेयरों में भी वो तेजी फैलने के लिए तैयार है, और इसलिए आपको करनी है खरीदारी। 175 का 175 का स्टॉप लॉस लगाइए, 183 188 192 3 टारगेट के लिए अपोलो टायर में खरीदारी करनी है। और ये सेक्टर दोनों सेफ हैं, ऑटो इंसुलिन। जब भी तेजी करने का मूड बने यहाँ खरीदारी का। आप देखो ना क्या भाग रहे हैं, मारुति, बजाज, हीरो, मतलब एक से एक जबरदस्त भाग रहे हैं, जबरदस्त सेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट इन पर भी आएगा। सेफ है, गिरने के लिए जगह कम है, बढ़ने के लिए कहीं स्कोप ज्यादा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय अपोलो टायर्स में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स, इस पर आपको करनी है खरीदारी। बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख सकता है। चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। देखिए दिपांशु, ऑटोज में बुलिश हैं, मारुति की थोड़ी देर पहले बात हुई थी, और अब खरीदारी की राय है हीरो मोटर कॉर्प में। हीरो मोटर कॉर्प ने भी एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है, और इसके अंदर भी एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। दो चार्ट्स ऑटो में विशेष पसंद आ रहे हैं, एक हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा M&M। हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पे देखें तो एक गैप आज के ट्रेड में बना है जिसको रनवे गैप कहा जाता है और स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। 2600 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है तो बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखना है 2615 पर, 2615 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 2750 का, इवेंचुअल टारगेट 2800 का और ये जो लेवल्स मैं दे रहा हूं ये कैश मार्केट के लेवल्स, कैश मार्केट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं उसके लिए। बट नजर रखें हीरो मोटोकॉर्प, इस पर आ रही है आपके लिए खरीदारी की राय राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। एक्शन में भी ये काउंटर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो 2750 2800 अब फिलहाल 2660 पर ट्रेड कर रहा है, 2615 का स्टॉप लॉस, 2750 और फिर इवेंचुअली 2800 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। इस बीच खरीदारी की राय आई थी आज सुबह पिडलाइट पर 2000 में अनिल जी की तरफ से। 2155 2170 के लिए आपके टारगेट्स बने थे। 2155 के पहले टारगेट पर स्टॉक इस समय आपको दिख रहा है डेज हाई 2156 का एग्जैक्टली डेज हाई बनाया सर इसने पहला टारगेट। बिल्कुल दीप, तो पहला टारगेट हासिल हुआ। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चलें, जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए ठीक है, एंड ऑफ डे आप प्रॉफिट बुक कर लें। अभी भी पौन घंटा है तो ऐसे हड़बड़ी जल्दबाजी की बात नहीं है, मार्केट मजबूत है, ऊपर का टारगेट भी आ सकता है। ऊपर के टारगेट है हमारे 2155 के बाद 2170 तो आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 15 रुपये ऊपर है। 2200 और 2220 अगर आपको पोजिशनली रखना है 2200 2220 के लिए ट्रेड करें, रिस्क देखकर अपनी, और अगर डे ट्रेड करना है तो 2155 2170 दो टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ही है। तो पीडीलाइट का आज का हो गया, बैंक निफ्टी का आज का हो गया, अब अपोलो टायर्स का देखते हैं क्या होगा। अच्छा बाय द वे कल भी हमने शॉर्ट कॉल्स जो दिए थे दीप, शॉर्ट कॉल्स में डिक्सन का तो खैर मिनटों में हो गया था काम, जेएसपीएल का भी जो 305 का टारगेट था वो आ गया था जी, आज कल ही आ गया था वो 305 का। आज सुबह भी 307 के आसपास का मेरे ख्याल से लो बनाए हैं। तो जेएसपीएल में भी तो शॉर्ट कॉल आपने आई एम श्योर क्लोज कर ही दिए होंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो ये आपके लिए एक और फ्रेश 2000 की कॉल एनजी की तरफ से। अपोलो टायर्स और पिडलाइट पर टारगेट हिट हो गया, दूसरा टारगेट भी आ सकता है, स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें। आइए 2:45 बज गए हैं, 2:45 बज गए हैं, वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब आपका। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं रोलर कोस्टर राइड, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ा मजा आ रहा है सर। बिल्कुल अनिल जी, इसे ही शेयर बाजार कहते हैं। देखिए सुबह कल आपको 28-30 में जो कॉल दी थी वो 140 बिक के 4 बिक गई, फिर वापस 80 हो गई। तो दोनों तरफ से आदमी कट रहे हैं। आज का दिन ऑटो और टेक्नोलॉजी का है तो मुझे कोई दो राय नहीं, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। आप देखिए मारुति, अशोक लीलैंड, मारुति, M&M मेरी टॉप पिक्स, बजाज ऑटो, नौकरी, टाटा मोटर, L&T सब अपने टारगेट हिट हो रहे हैं। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं अनिल जी। सिंपल इक्वेशन है, अगर ग्लोबली कमोडिटीज में सेल ऑफ आ रहा है फ्रॉम कॉटन टू एल्यूमिनियम टू स्टील टू ऑयल, तो ऑटोज एंड IT विल द बेस्ट बेल वेदर्स। IT बिकॉज इन्फ्लेशन फॉल्स, जॉब्स विल कम बैक एंड एट्रिशन विल फॉल। तो कोई दो राय नहीं, दिस इज द टाइम टू बी इन ऑटो एंड IT, और ये मैंने कई बार कहा था। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर बताएं। अनिल जी तीनों IT के स्टॉक्स हैं। सबसे पहले लीजिए एम्फोसिस, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट इसके गाइडेंस थी। मुझे तो वैसे 3200 का भाव दिखता है, लेकिन अभी 2315-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2250, 2450 का टारगेट। LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3095 से 3105 तक लीजिए, 3035 का स्टॉप लॉस, 3300 का टारगेट। और टेक महिंद्रा 991 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 975, टारगेट ऑफ 1030। 3 स्टॉक है, तीनों ही IT स्टॉक्स जहां पर बड़े बुलिश हैं। बसिंदा आज पूरा सेक्टर खरीदने के मूड में है। इन्फोसिस खरीदिए, 2250 का स्टॉप लॉस, 2450 का टारगेट, 2330 2315 की रेंज में खरीदिए इसको। और दूसरा है आपका L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, 3095 से 3105 की रेंज में खरीदिए, थोड़ा ऊपर है, नीचे आने दें। और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 3035 का लगाएं, 3035 से 3025 है, 3025 लगा लीजिए, कोई बात नहीं। और 3300 का टारगेट होगा। एम्फेसिस ये है 30, नहीं एम्फेसिस थोड़ी, टेक महिंद्रा था, एम्फेसिस भी था, टेक महिंद्रा भी था। अच्छा 4 हो गए क्या? 3 थे ना,
इन्फोसिस LTTS टेक एम्फेसिस ओह एम्फेसिस मैं Mphasis इन्फोसिस सुन लिया। ओके 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 सॉरी होगी ओके एम्फेसिस तो ये है। और तीसरा है टेक महिंद्रा, यहाँ खरीदारी करने की राय। प्रश्न साहब के साथ स्पीड बना के रखना भी आसान काम नहीं है, हाँ, तो इसलिए कहीं कहीं मतलब मिस हो ही जाता है। 1030 1050 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये आपके लिए 3 बेहतरीन पिक्स प्रश्न साहब की तरफ से आती हुई। सुमित जी भी है हमारे साथ शो में, ऐसा पता चला है मुझे। पता नहीं चला, नहीं चला, अभी पता चला है। नहीं अभी रिक्वायरमेंट आई है एक बिगुल की। सुमित जी के सुपरहिट शेयर। सुमित जी 2 दिन से थोड़े खामोश से लग रहे हैं, तूफान के पहले की खामोशी है सुमित जी? अनिल जी मार्केट में ऑलरेडी इतना तूफान चालू है, 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा शांत बैठते हैं और एकदम टाइमिंग पे कोई कॉल आता तो देते हैं, वरना शांत बैठते हैं और वॉच करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि नजर रखिए, तो मैं भी नजर रख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बताएं सर अभी क्या करना है? अभी अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट की वॉलिटिलिटी में फार्मा और एफएमसीजी के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है एफएमसीजी काउंटर। स्टॉक का भाव चल रहा है 2245 2250 के बीच में। स्टॉक का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 3 दिनों से रोज तेजी देखने को मिल रही है और आज भी DI पे ट्रेड कर रहा है। बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड इसने क्रॉस किया है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से मिडिल से अपर बैंड तक जाने को तैयार है। तो यहाँ पे CMB पे HUL में खरीदारी करें। 2200-2210 का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 2200 का तो स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 2-4 दिनों के अंदर HUL के अंदर 2300 रुपए का पहला टारगेट होगा, 2325 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए HUL को यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। HUL का 2260 रुपए वाला कॉल अभी 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 13 रुपए का बन रहा है और ऊपर के अंदर 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के टारगेट HUL के 2260 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स में 2300 से 2325 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए खरीदारी करें HUL को। HUL में करें खरीदारी 2300-2325 के टारगेट के लिए। HUL के लिए आपको कुछ विशेष संदेश देना चाहते हैं? कहाँ गए? अरे सुमित जी को दिखाओ और हमारे जैन साहब किधर है? जैन साहब को भी दिखाओ। सुमित जी जैन साहब की तरफ से आपके लिए विशेष संदेश। जी जैन साहब आप डायरेक्टली दे दीजिए। देखो सुमित जी, आप हल और हुल जब बोलते हैं तो मैं कल एक शो कर रहा था, स्पेशल शो था, फिट वाला शो, तो हिट स्टॉक्स, उसमें भी मैंने सुमित जी को याद किया जब हल के बारे में बात हुई। अब हुल के बारे में बात हो रही है तो मेरी तरफ से एक सुमित जी के हिसाब से एक मैसेज है, इसमें तेजी आएगी फुल, खरीदिए हुल। वाह क्या बात है। तो सुमित जी ने आपको आशीर्वाद भी दिया, आपकी क्रिएटिविटी इसी तरह से बढ़ती रहे आगे। जी सुमित जी। अनिल जी ये डायलॉग मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ। अच्छा नाम है हुल और इसमें तेजी होगी फुल। ये मेरा ओरिजिनल है। चलो बढ़िया है। तो तेजी करने की राय है आपके लिए हुल में सुमित जी की तरफ से। आइए हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल। बताएं हिमांशु जी। सर दीपांशु जी देखिए, अगर आज यहाँ पर ऑटो एंसिलरीज में अच्छी तेजी आती हुई नजर आई है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्पेस जहां पर तेजी आती हुई नजर आ सकती है वो रियल एस्टेट स्पेस हो सकता है। मेटल के प्राइसेस में गिरावट अगर होती है तो रियल एस्टेट को भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। सीमेंट के प्राइसेस भी नीचे हैं और यहाँ पर जो एक स्टॉक मुझे पसंद है, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाता आया है, वो है DLF। मेरा ऐसा मानना है कि DLF ने एक अच्छी रेजिलियंस दिखाई, बाजार की करेक्शन के बावजूद भी 300 के ऑड लेवल्स को होल्ड किया और आज के सेशन में एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर ये स्टॉक तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा की पोजीशनिंग काफी अच्छी है और साथ ही साथ चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि DLF में एज अ BTS यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 322 325 के 2 टारगेट्स यहाँ पर DLF में मुझे लगता है कि कल तक के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 309 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ DLF में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो DLF में अब खरीदारी करने की सलाह आ रही है। सुबह भी ये थोड़ा एक्टिव लग रहा था और अब थोड़े मोमेंटम में भी आ रहे हैं 322 325 के टारगेट के लिए। पर आइए एक स्पेस जहां पर रखनी है नजर और वो है आपके लिए शुगर शेयर्स। कुछ समय पहले एक बड़ी खबर आई थी एक्सपोर्ट लिमिट को लेकर, वहां से फिर हमने देखा शुगर शेयर्स में गिरावट है। इनफैक्ट रिसेंटली काफी बड़ी फॉल आ चुकी है, मार्केट की गिरावट से ज्यादा आपने शुगर में वीकनेस देखी है। क्या चल रहा है यहाँ पर, जरा एक बार समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए कैसा चल रहा है एक्शन शुगर शेयर्स में? दीपांशु जबरदस्त एक्शन है। अपने हाई से देखें तो ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं शुगर स्पेस के जिनमें 50% से ज़्यादा का करेक्शन अपने हाई से आ गया है
और एक ही महीने में देखें तो 20-25% की गिरावट वाले तो ढेर सारे स्टॉक हैं। लेकिन पूरी कहानी समझे इससे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं कि दरअसल पूरी शुगर की थीम इतनी बजिंग थी और अचानक से देखें तो बहुत कम समय में पूरे जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स हैं वो बदल गए और फिलहाल अब काफ़ी बड़ा यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो पैंडेमिक के बाद की जो रिकवरी हुई थी, इसके बाद शुगर की मांग में आपको बड़ा इजाफा देखने को मिला था। ब्राजील में लगातार जो है मौसम खराब था, तो आउटपुट, क्योंकि ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है शुगर का, तो वहां पर आउटपुट घट रहा था और इसका फायदा जो है भारतीय कंपनीज ने उठाया। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉ शुगर की कीमतें भी देखें तो उस दौरान 20 सेंट से ऊपर चल रही थी। एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो असली कहानी थी पूरी थी एथेनॉल की। एथेनॉल को लेकर जो बाजार इतना उत्साहित हो गया कि इन स्टॉक्स में देखें तो रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। इसके बाद अगर आप देखें तो अब फिलहाल जो है इंडस्ट्री के डायनामिक्स थोड़े से बदल गए हैं। अभी फिलहाल की तस्वीर आपको बता देता हूं कि स्टॉक्स में कितना बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला है। धामपुर शुगर में देखें तो एक महीने में 19% की गिरावट आ गई, अपने हाई से 64% करेक्ट हो चुका है। मवाना शुगर 25% एक महीने में गिरावट है, अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो 47% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी जैसा स्टॉक देखें तो यहां पर भी एक महीने में 12% का करेक्शन आ गया है और ये बिल्कुल सही समय पर देखिए हमारे चैनल पर भी आइडेंटिफाई हुआ था जब हमने बताया था कि अब इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स थोड़े से चैलेंजिंग हो रहे हैं। और फिलहाल अगर आप देखें तो अपने हाई से बलरामपुर चीनी जो है 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। एकमात्र स्टॉक है EID पेरी, यहां पर देखें तो एक्शन थोड़ा स्टेबल है। एक महीने में केवल 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली, गिरावट नहीं है। और पूरे ऑल टाइम हाई से देखें तो 16% का करेक्शन यहां पर देखने को मिला है। अब इस गिरावट के पीछे का कारण प्राइमरी अगर आप देखें, जैसा कि आप बता रहे थे कि 10 करोड़ टन की जो लिमिट तय कर दी गई है, इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर काफी बड़ी चिंता है कि घरेलू बाजार में शुगर का सरप्लस हो जाएगा। और इस्मा की जो रिपोर्ट है वो भी यही इशारा कर रही है। और साथ में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब जो चीनी के प्राइसेज हैं वो भी कूल ऑफ हो रहे हैं, 18.45 सेंट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और एथेनॉल की स्टोरी तो अभी फिलहाल इंटैक्ट है, बड़े बड़े केपेक्स के प्लान कंपनीज ने कर लिए। लेकिन इससे पहले जो तेजी आ रही थी इसमें एक खास वजह ये भी थी कि कंपनी ने अपने डेट्स लेवल को काफी कंसिडरेबली रिड्यूस किया था, पैट बड़ा इंक्रीज हो रहा था, इसके चलते तेजी आ रही थी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का सिनेरियो है, बड़ा कट पूरे शुगर स्पेस में देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली बड़ा कट पूरे शुगर स्पेस में बढ़ते दिख रहा है। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक महीने पहले ये शुगर एक्सपोर्ट लिमिट की खबर आई थी, 10 लाख टन 1 करोड़ टन माफ करिएगा, जो ये लिमिट लगाई गई है सरकार की तरफ से। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे स्पेस में आपने कमजोरी बनते हुए देखी है। तब अनिल जी ने कहा था कि अब यहां से शुगर के अपसाइड कम हो जाती है और ज्यादातर अब प्रेशर ही आते हुए दिखेगा। बिल्कुल वैसे ही होता है दिखा है। एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया था तब। मेरा ये समझना है कि अब धीमे धीमे शुगर शेयरों में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करें, या तो स्टॉक अच्छा 15-20% करेक्ट हो जाए तब आप खरीदिए, तब भाव रीजनेबल हो जाए। क्योंकि आप इतने महंगे आप शुगर शेयर खरीदेंगे तो पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो आई थिंक शुगर शेयरों में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हो गया सर, 15% नीचे आ गए, सारे गिर गए। 15 से 20% सब नीचे आ गए। अब थोड़ा सा अब मतलब अभी हम न्यूट्रल है, अभी भी ऐसा नहीं जैसा कि बहुत पॉजिटिव हो, वैसा नहीं है। तो किसी पैनिक के दिन मिले तो ही खरीदना है, हड़बड़ी और जल्दबाजी अभी भी। क्योंकि देखिए शुगर के दाम अब नहीं बढ़ेंगे, जो कुछ इनको बढ़ना है वो एथेनॉल से बढ़ना है। तो एथेनॉल से बढ़ना है तो फिर एथेनॉल के लिए ठीक है, मतलब आप अब वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा तभी बनेगा जब आप सही लेवल पर एंट्री करें। तो मेरा ये समझना, जब पैनिक हो कभी, जैसे आपको 4 दिन पहले वो मिड कैप्स में कैपिटुलेशन दिखा था मंडे को, उस दिन औने पौने दाम पे, करेक्ट, उस वैसे दिन के लिए शुगर शेयरों को रखिए, तब रखिए। सेक्टर ठीक है, बुरा नहीं है, वैल्यूएशंस महंगे थे, अनाप शनाप थे, सही लेवल पर आ गए, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उतना खराब अब उतना खराब नहीं है, अब मार्केट परफॉर्मर रहेगा। हमारे बैंक ऑटो की तरह नहीं है, तो ये हमारे IT की तरह हो गया अब कि ठीक है, बहुत गिरेगा नहीं है, बहुत गिरा। और इसीलिए रिसर्च आपके सामने रखने के पीछे पर्पस ये था कि आपको शुगर शेयरों पर आउटलुक क्या है वो समझ में आ जाए जी, कि भाई अब व्यू क्या रखना है। तो अब पैनिक के दिन खरीदना है इनको, ये ध्यान में रखिए। और खरीदने में भी टॉप 3 बेस्ट है, आप तो लेना है तो वही टॉप 3 लीजिए, बढ़िया है। कोई आपका बलरामपुर, कोई धामपुर, एक आध कोई आपकी मर्जी से ले लीजिए। जैन साहब को पूछ लीजिए, जैन साहब को पूछिए, जैन साहब तो शुगर के बड़े शौकीन है। जैन साहब बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, शुगर का भी शौकीन हूँ, मिठाइयों का भी, और प्लस शुगर स्टॉक्स भी बहुत सारे वन आफ्टर द अनदर रेकमेंड किए और सब बहुत गजब के परफॉर्म किए। और मुझे याद है अनिल जी, बहुत अच्छा आपने उस दिन बोला था कि शुगर एक तरीके से टॉप बना चुका है, ये सेक्टर आउट परफॉर्मर था। और ये मैं इस स्टॉक, इस पर्टिकुलर सेक्टर को जब जैन साहब के जेम्स रोज देने पड़ते हैं और अच्छी आइडियाज लाना पड़ता है, तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे क्रूड ऑयल का प्ले
मैंने शुगर को बनाया था, और धामपुर शुगर आपको याद है मैं मार्च की 3 तारीख को रेकमेंड किया, उस दिन सिमी जी ने भी किया था और गजब का वहां से परफॉर्मेंस भी दिया, और अब सारे स्टॉक्स करेक्ट किए हैं। बट आपकी बात एक बहुत सही है कि अब अगर वापस से रिकवरी आनी है तो ये बड़े जो कंपनियां, इवन मैं श्री रेणुका शुगर का भी नाम उसमें डालूंगा, और क्योंकि वहां पे पेरेंटेज बड़ी चेंज हुई है, और फिर बलरामपुर चीनी, धामपुर, ये सब, और इवन छोटे स्टॉक्स भी, उन सब में बैलेंस शीट में बहुत इंप्रूवमेंट आया था। और शुगर हमेशा सरकार के उस पे रही है, हॉट उसमें रहती है। इसमें जो पार्टी बनी थी शुगर में, वो भी सरकार ने इतने मेजर्स लिए क्योंकि सेक्टर को ठीक करना जरूरी था, उसकी वजह से हुआ। और आज भी इथेनॉल की जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो इंटैक्ट है, क्योंकि अक्टूबर 2022 एक लिमिट टाइम दिया है इस बजट में, जहां तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग और आई थिंक 20% तक बढ़ेगी, और अभी 11% तक ही बढ़ी है, तो वो स्टोरी इंटैक्ट है। बट यस, जो एक्सपोर्ट लिमिट है और ये जो टेम्परिंग होती है कई बार कमोडिटी के साथ, और वो भी जरूरी है, कई बार इन्फ्लेशन पे काबू लाने के लिए सरकार भी अपने हिसाब से करती है। सो लेट्स सी। बट यस, बहुत सारे स्टॉक्स, और ईआईडी पैरी जो कि अभी दीपांशु जी ने कहा, ये बहुत रेजिलियंस दिखा रहा है, और कोरोमंडल में भी स्टेक है, और ओवरऑल ईआईडी पैरी बहुत बढ़िया लगता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक है जिसपे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जहां पे भी डिप्स है इसको खरीदने की कोशिश करें। तो शुगर और ओवरऑल रेजिलियंस का प्ले ईआईडी पैरी है ऐसे मार्केट्स में। ये है आपके लिए ईआईडी पैरी, जहां पर रखनी है नजर। रिलेटिवली, जैसा आशीष अभी हाईलाइट कर रहे थे, उतना खराब नहीं रहा है जितना बाकी शुगर स्टॉक रहे हैं। बट अब अनिल जी कह रहे हैं कि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा शुगर में आ रहा है। गिरावट यहां से अगर और होती है तो फिर आप थोड़ा यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं निचले स्तरों से। चलिए, तो ये है आपके लिए शुगर पर हमारी खास रिसर्च, जिस पर रखनी है आपको नजर रखनी है। कुछ और स्टॉक्स जो मूव कर रहे हैं, अभी अभी मिड कैप आईटी पर भसीन साहब की काफ़ी सारी पिक्स आई थी, उसमें से एक और पिक है कोफोर्ज। यहाँ पर आप रखिए नज़र, उसका एक मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है। थोड़ा मूव कोफोर्ज इस समय दिखा रहा है, इनफैक्ट डेज हाई पर आ रहा है कोफोर्ज। जरा सुमित जी से राय ली जाए कोफोर्ज पर। सुमित जी, बाकी आईटी स्टॉक्स के साथ ये भी एक्शन में और काफ़ी एक्टिव रहता है जब भी आईटी स्टॉक्स मूव दिखाते हैं, कोफोर्ज पर कोई व्यू? मोमेंटम तो बन रहा है दीपांशु। स्टॉक के अंदर अगर आज का क्लोजिंग 3600 के ऊपर मिलता है, 3625 टू बी वेरी प्रिसाइज, 3625 के ऊपर अगर आज का क्लोजिंग मिलता है कोफोर्ज के अंदर, तो फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और 3700 से 3750 रुपए तक के लेवल कोफोर्ज में फिर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 3625 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, उस केस के अंदर फिर स्टॉप लॉस बनेगा नीचे के अंदर 3570 का। 3625 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 3570 के स्टॉप लॉस से कैरी करें 3700 से 3750 के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक इंटरेस्टिंग है दीप, आमतौर पर आपको ऐसा कम ही देखने को मिलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक वायदा कारोबार के टॉप यूजर्स में शामिल हो। 1.34% लगभग, मतलब तीनों ही, को रिलायंस इंडस्ट्रीज, मनापुरम और कोल इंडिया, तीनों बराबर गिरे हैं 1.34%, तीनों ही। तो मतलब एक तरह से टॉप यूजर है जी, और निफ्टी इतना ऊपर है, सोचो, बिना रिलायंस के। रिलायंस होता तो क्या होता? तो सुबह सुबह रिलायंस को बेचने की राय बंसल जी की आई थी आज, इससे मजबूत बाजार में भी नीचे। बंसल जी, ये कमाल कैसे किया, जरा बताइए इसको। अनिल जी, आउट ऑफ सिलेबस अनिल जी, सवाल अलाउड नहीं अनिल जी। ऐसे सवाल आप सिर्फ जो स्मार्ट लोग होते हैं, आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन आपने सेठी साहब को स्मार्ट माना, उसके पीछे कोई खास वजह? अनिल जी स्मार्टी, अनिल जी सेठी साहब इसमें अनिल जी आज तो चीज अनिल जी है, जितने भी लोगों को आपने बिठा रखा है सभी स्मार्ट अनिल जी, नहीं तो यहाँ नहीं हो गए अनिल जी वो। ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है, उनमें आप भी शामिल है, ये ध्यान में रखा जाए। ले आइए, एक स्टॉक जो कमजोर तो दिख रहा है, लेकिन एक स्मार्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उस पर, और वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील पर ब्रोकरेज रिपोर्ट जेपी मॉर्गन से आई है शायद, राइट? सर थोड़े दिन पहले सिटी भी था, पहले सिटी और अब जेपी मॉर्गन। और जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि टाटा स्टील के टारगेट्स उन्होंने जरूर काटे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी कमेंट्री दी है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको सुनाई जाए, समझाई जाए, ताकि अगर आप टाटा स्टील ऊपर के लेवल पर लेकर फंसे हैं तो आपको एक व्यू बनाने में मदद मिले कि मुझे टाटा स्टील होल्ड करना है या बेच देना है। शॉर्ट टर्म हमारा व्यू, हम लगातार कहते हैं कि मेटल्स पर दबाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदगी भर रहेगा। कहीं न कहीं जैसे आईटी पर हमने व्यू बदला है, मेटल पे बदलने का वक्त आ रहा है, लेकिन उससे पहले टाटा स्टील के बारे में कुछ अच्छा जान और समझ लीजिए। आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। आशीष बताइए। सर ऑल टाइम हाई से स्टॉक हो गया 45% करेक्ट, बिल्कुल, और एक ही महीने में 21% की बड़ी गिरावट यहाँ पर रहेगी। एक ही लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट में मैंने देखा कि क्या कारण ऐसा, कि जैसा कि हमने हाईलाइट भी किया था चैनल पर, कि ग्लोबल चिंताएं जो है, जिस प्रकार से एक रिसेशन की बातें की जा रही है, इसके चलते पूरे कमोडिटी पैक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी जो है बड़ा करेक्शन रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट के अंदर ये है कि अब इसके जो वैल्यूएशंस है वो आपको हिस्टोरिक लोज पर नजर आएंगे। यानी फिलहाल प्राइस टू बुक अगर आप देखें
तो 0.7 टाइम्स का है। और जो जेपी मॉर्गन की आज सुबह रिपोर्ट आई है, इसमें क्लियरली लिखा गया कि जितने भी ग्लोबल ऐसे सिचुएशंस रही हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, इसमें जो प्राइस टू बुक है कभी भी आधे टाइम से नीचे का नहीं गया। यानी अब वैल्यूएशन का जो कंफर्ट है वो जेपी मॉर्गन को देखने को मिल रहा है। 2009 का इन्होंने उदाहरण दिया, 2014 का दिया, और 2020 में भी जो पैंडेमिक आया था इसमें भी देखें तो प्राइस टू बुक आधे टाइम से कभी भी नीचे नहीं गया। इनफैक्ट जब भी इस स्तर के आसपास आता है तब स्टॉक में खरीदारी का भी रुझान आपको देखने को मिलता है। और सर एक इंटरेस्टिंग, हमने एक एक्सक्लूसिव रिसर्च की थी पूरे मेटल पैक पर जब बुल रन चल रहा था कि इसमें किस प्रकार के वैल्यूएशंस होते हैं। अरमान ने आपको लिंक करके बताया था। तब इसमें मैंने ये भी देखा कि 2004 और 2008 के बीच में जब कमोडिटी बुल रन चल रहा था तब इसमें जो प्राइस टू बुक था टाटा स्टील का वो बढ़कर 1.4 टाइम्स भी हो गया था, और अब फिलहाल जो है 0.7 टाइम्स, यानी एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और चीज़, कॉमन पॉइंट जो सभी ब्रोकरेज हाउस हाईलाइट कर रहे हैं कि टाटा स्टील की जो बैलेंस शीट है कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। पिछले 10 साल में देखें तो इतना बढ़िया डेट रिडक्शन इन्होंने किया है। FY22 में रिकॉर्ड 40,000 करोड़ का जो है मुनाफा दर्ज किया है, और इतने बड़े करेक्शन के बाद फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक आपको 6% की डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इनके कर्ज में कटौती का ट्रेंड देखेंगे, यानी जो FY19 में 1 लाख करोड़ था, FY20 में बढ़कर 1,16,000 करोड़ हो गया। ये डेट लेवल्स में आपको बता रहा हूँ, नेट डेट देखेंगे तो और भी कम हो जाएगा, वो अब घटकर केवल 75,000 करोड़ हो गया। बहुत कंफर्टेबल है। जितने भी प्रीवियस कॉन कॉल में सब में यही कहा गया है कि अब इनका डेट लेवल जो है काफी कॉन्फिडेंट है। इसके चलते अब गिरावट के बाद ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट तो कट किए, लेकिन भरोसा सबका बना हुआ है। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1,085 रुपए का लक्ष्य दिया, नो डाउट 1,800 से लक्ष्य को घटाया। और जेपी मॉर्गन की जो आज सुबह की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने, और जो लक्ष्य 1940 से घटाकर करीब 1,400 रुपए कर दिया। टाटा स्टील कहने का मतलब है कि अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास आ रहा है। अब यहाँ से अगर 8-10% घट जाए तो लेने का टाइम है। करेक्ट। हाँ, तो दो चीजें, एक तो अपनी बुक वैल्यू के 0.6 से नीचे जनरली जाता नहीं है, और दूसरी बात है कि हमेशा से के मुकाबले में, हर मंदी के मार्केट के मुकाबले में इसकी बैलेंस शीट इस बार ज्यादा मजबूत दिख रही है। यही है ना दो खास चीजें, यही सर सबसे मेन है, पूरा क्रक्स है ये रिपोर्ट की बैलेंस शीट इस बार स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इन्होंने कर्ज बहुत कम कर दिया, करा दिया, तो अब मतलब है ना मजबूत हो। करेक्ट। विशेष टिप्पणी राय आपकी जैन साहब, टाटा स्टील जो कुछ भी अभी आशीष ने फरमाया। देखिए मैं थोड़ा सा मतलब कॉशियस हूं। मैं ओवरऑल मेटल्स को लेकर वैसे भी बहुत बुलिश नहीं रहता, और कमोडिटी स्टॉक्स में, और पिछला जो साल गया ये सारे स्टील स्टॉक्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और पिछले साल में 40,000 करोड़ कमा के इन्होंने डेट्स को कम किया, ये बहुत सही बात है, और बैलेंस शीट को भी मजबूत किया, और उसकी वजह से आज बुक वैल्यू के नीचे आया। बट ये देखना होगा कि आगे ऐसे प्रॉफिट सस्टेनेबल रहेंगे क्या, क्योंकि हमेशा ये 8-10 हजार करोड़ कमाने वाली कंपनी थी। जरूर से इंटरेस्ट के जो बर्डन है उसको कम करने से और आगे अच्छी प्राइसेस रियलाइज करते तो सब चीजें हैं, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल यस इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बट समहाउ मैं अभी भी राय खरीदने की नहीं दूंगा, और इवन एक्यूमुलेशन की भी एक बार के लिए नहीं दूंगा। अनिल जी आपके लिए टाटा स्टील फिलहाल नजर रखिए, और अगर यहां से 5-10% और गिर जाता है तो फिर अट्रैक्टिव और लेवल्स पर आ जाता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो उस हिसाब से अच्छी वैल्यूएशंस पर आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। आइए हिमांशु जी एक और कॉल के साथ हैं तैयार। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, इंडियन होटल्स है वो स्टॉक जो मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। स्टॉक कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन के से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कल की पूरी जो नेगेटिविटी थी उसको यहाँ पर नेगेट किया है स्टॉक ने, और जिस तरह से इससे जुड़े और स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ये सेक्टर थोड़ा सा अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। पर्टिकुलरली इंडियन होटल के जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, 232-234 रुपए के टारगेट दिखाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के जरिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। यहाँ पर हम इन द मनी की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 220 के स्ट्राइक की, जो कि लगभग 6 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। अब मेरा सजेशन रहेगा इसको इन्हीं लेवल्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 4 रुपए के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे 11 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 14 रुपए का। इंडियन होटल के इन द मनी 220 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की राय है। 11 और 14 रुपए के टारगेट्स के लिए 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि 235 रुपए तक के टारगेट्स इंडियन होटल कल के सेशन तक दिखा सकता है। बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है, डेज हाई पर ट्रैक कर रहा है। हिमांशु जी ने ब्रेकआउट पकड़ा है इस काउंटर पर, और अच्छी मूव इंडियन होटल्स में आपको बनती हुई इस समय दिख रही है। यहाँ पर एक्शन बनेगा। आरबीएल बैंक पर थोड़ा एक्शन बन रहा है, बैन में है स्टॉक, बट मूवमेंट अच्छी ये दिखा रहा है, इस पर रखिए नजर। सिटी यूनियन बैंक
ये थोड़ा एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट, सिटी यूनियन, आरबीएल, ये थोड़े मिड कैप डेंजरस पीएसयू बैंक्स जो हैं वो इस समय आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक जरा देखें सुमित जी, आईडीएफसी फर्स्ट तो थोड़ी गेंस गिव अप कर चुका है, सिटी यूनियन बैंक पर क्या व्यू है? तो भी कहा था दीपांशु, आईडीएफसी फर्स्ट के अंदर भी जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक स्टॉक में मजा नहीं आ रहा है, तो वो ब्रेकआउट के बाद ही आएगा। सिटी यूनियन बैंक में भी कुछ ऐसा ही हाल है, स्टॉक को एक बार ऊपर में 125 के ऊपर सस्टेन करने दो, उसके बाद ही इसके अंदर कोई बढ़िया मोमेंटम बनेगा। बढ़िया से मेरा मतलब है 7-8 रुपए का मोमेंटम, और 125 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही। नीचे में अगर 120 का लेवल टूट गया तो 115 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो इसको भी एक बार सिर्फ वॉच करें, लेवल ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद इसमें ट्रेड करें। ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक जिस पर रखनी है नजर। नजर रखिए पॉली मेडिक्योर पर, एक बड़ा वाला ब्रेकआउट अभी पिछले 5-10 मिनट में इस काउंटर पर ही देखा है। अभी ब्रेकआउट आया पॉली मेडिक्योर और वर्टिकल स्पाइक आपको चार्ट पर दिखेगा। कोशिश करते हैं ढूंढने की अगर कुछ स्टॉक में एक्शन हुआ है या कुछ खबरें आ रही हैं जिसके दम पर ये मूव कर रहा है, बट पॉली मेडिक्योर पर एक बढ़िया वाला स्पाइक अभी आपको आते हुए दिख रहा है। आइए नजर है पॉली मेडिक्योर पर तब तक चलते हैं सिमी जी के पास और लेते हैं उनका नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, सुबह मैंने एसपीएल मिड कैप में लॉन्ग टर्म के लिए टाटा एलेक्सी दिया था, अभी डे हाई के आसपास है। अभी दूसरा एक आईटी मेजर, आईटी मिड कैप जो मेरा फोकस में हमेशा रहता है और जो मेरा कहने पर चल भी जाता है, तो इसके लिए इसको मैं रेकमेंड करने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैंने आपको ही मुझे थैंक यू देना पड़ेगा क्योंकि इस फोकस आप ही ने लाया है मुझे। मेरा कोफोर्ज, मेरा स्टॉक का नाम होगा कोफोर्ज, जिसमें 3625 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, कल का हाई इसने पार किया है और यहाँ से जबरदस्त बड़े वाला रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। 3750 का पहला टारगेट, 3790 का दूसरा टारगेट के लिए कोफोर्ज को खरीद कर चलिए। सुमित ने जैसे कहा कि 3625 के ऊपर आज का क्लोजिंग जरूरी है, मैं भी ये बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि उसी के आसपास कल का हाई बना था। आज का क्लोजिंग अगर 3625 के ऊपर हो जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल ही के कल 3750 से 3790 जो भी मैंने टारगेट्स इशू किए सारे कल ही के कल अचीव कर देगा। इसमें बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि शायद अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद ये सारे जो आईटी मिड कैप्स हैं शायद एक बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। तो आईटी शायद बॉटम बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। हमारा भी व्यू यही था कि अब यहाँ से और गिरने नहीं चाहिए ये स्टॉक्स। मूवमेंट आ रहा है मिड कैप आईटी में। आइए वागले साहब के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया ये भी जानते हैं उनके साथ। वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। तो हीरो मोटोकॉर्प को लेके जाना चाहिए बीटीएसटी के तौर पे। 266768 का करंट भाव है। मेरा मानना ये 2700 कल ब्रेक करेगा और कम से कम 2750 तक की मूव तक की अपसाइड में कल के दिन में देख रहा हूँ। आप अभी लेते हो, आपका स्टॉप लॉस 2645 का होना चाहिए और टारगेट 2750 जो कल के दिन में आ सकता है। रुपए की मूव आपको हीरो मोटोकॉर्प पर आती हुई दिख सकती है। वागले साहब का है भरोसा। और वागले साहब शुक्रिया स्वीकार करें आप राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, क्योंकि थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर में भी उन्होंने यही काउंटर दिया था। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स की बात निकली ही है तो एक बार देख लेते हैं कितनी जबरदस्त तेजी जो आ रही है। बाजार का क्या नजरिया बन रहा है ऑटो स्टॉक्स को लेकर? क्या कुछ कोई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बाजार इस समय फोकस कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर और अच्छी मूव आ रही है? समझते हैं इनके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए, वैसे भी टॉप फॉर्म में रहे ऑटो शेयर्स गिरावट के बाजार में, आज तो एक बहुत ही बढ़िया उछाल आ रही है, क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, तो डेफिनेटली सेक्टर रिलेटेड जो ट्रिगर्स बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें आप FY23 इन पर्टिकुलर की बात करेंगे तो काफ़ी सारे एनालिस्ट अब ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ FY23 में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट सिंगल डिजिट में जिस तरह की ग्रोथ थी, इस बारी FY23 में ये कन्वर्जन डबल डिजिट्स में होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर इसके काफ़ी सारे कारण हैं और पर्टिकुलरली अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो यहाँ पर SUVs जो और साथ ही जो MPVs है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बढ़त FY19 के वॉल्यूम्स के मुकाबले आती हुई दिखेगी। करीब 16 लाख गाड़ियों का एडिशन FY23 में आपको यहां पर होता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली बड़ा जो कदम लिया गया था सरकार की तरफ से स्टील एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का, उस वजह से जो घरेलू स्टील की कीमतें हैं वहां पर बड़ी गिरावट रही है। और टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट से भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी कार के कॉम्पोनेंट में अगर आप ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट देखेंगे तो 60 to 70% जो है वो स्टील का रहता है। तो बड़ा फायदा इनको मार्जिन्स पर वहां पर मिलता हुआ नजर आएगा।
यही नहीं, कच्चे तेल में जो अभी थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखी है वो भी एक अच्छा डिमांड बूस्टर बन सकता है आगे चलकर। एंड लार्जली अगर आप सेगमेंट वाइज जाएंगे तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स जिस तरह से रिप्लेसमेंट डिमांड आगे बढ़ती हुई दिख रही है उस वजह से काफी अच्छा ट्रिगर बनेगा। साथ ही टू व्हीलर और ट्रैक्टर स्पेस ये बड़े फोकस में रहेंगे। मॉनसून सीजन हमें पता ही है, और साथ ही अगर आप देखें तो आगे चलकर जो ग्रामीण इलाकों में रिकवरी हम देख रहे हैं उनकी इकोनॉमी में, उससे ये जो दो सेगमेंट्स हैं उनको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर की जहां तक बात है तो तमाम मैनेजमेंट, इनफैक्ट मदरसन सुमी के मैनेजमेंट से भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि सितंबर अक्टूबर तक पूरी तरह से जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो 3 साल बाद आप देखिए ऑटो स्पेस में फिर से अब अच्छे जो दिन हैं वो कहीं ना कहीं लौटते हुए दिख सकते हैं, और इसी वजह से पूरा का पूरा स्पेस पिछले 1.5 से 2 महीने में आप देखिए फोकस में है। बिल्कुल, तो पूरा ऑटो स्पेस ही फोकस में है। मार्जिन्स में एक बड़ा रिलीफ मिल रहा है, डिमांड तो अच्छी रही है। कई गाड़ियों की तो हमने देखा है वेटिंग लिस्ट अभी भी काफ़ी लंबी चल रही है, सप्लाई शॉर्टेजेस थोड़ी कम हो रही हैं। तो एक साथ लगभग सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो हो सकते हैं ऑटोज के लिए वो इस समय आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, और ऑटो काउंटर्स में तेजी बनी है। जैन साहब, कोई ऑटो शेयर जो आप खरीदना चाहें सर? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो ये जैसे मैंने बताया ना, शुगर में उस टाइम पे प्ले कर रहा था और अब मैं ऑटो के साथ प्ले कर रहा हूँ। ऑटो एंसिलरी और काफी सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रेकमेंड किए हैं, और ऑटो में तो सारे बड़े स्टॉक्स हैं। तो बजाज ऑटो इनफैक्ट इस पे नजरें बनी हुई है। पिछली बार ठीक है बाईबैक को लेकर नेगेटिव अनाउंसमेंट था, बट अब वापस से नजरें बजाज ऑटो पे बनी हुई है। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प अगेन जो भी इश्यूज थे उससे ऊपर आ गया। फिर अशोक लेलैंड है शॉन रेजिलियंस, और मुझे लगता है कि सीवी सेगमेंट बहुत बढ़िया करेगा। कल परसों मैंने जामना ऑटो रेकमेंड किया ही था, ऑटो एंसिलरी में, जो कि सीवीज के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है। सो ओवरऑल क्रूड का नीचे आना, डिमांड गजब की है। जून का महीना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मंथ रहेगा पिछले कुछ सालों का, और सेमीकंडक्टर वाले इश्यूज और मार्जिन्स पे भी इंप्रूव होंगे जैसा कि आपने कहा, क्योंकि अभी ओवरऑल जो मेटल्स की प्राइसेस नीचे आती है तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। सो मुझे लगता है कि जबरदस्त डिमांड है। जिस तरीके की वेटिंग लिस्ट है 6 महीना 1 साल अभी गाड़ियां खरीदने में, मुझे लगता है इस सेक्टर में बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, डिविडेंड यील्ड और ये सब बहुत बढ़िया। तो टू व्हीलर स्टॉक्स तो तीनों ही रॉक करने वाले हैं। दैट्स माय अजम्पशन। तो टू व्हीलर स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस है। ऑटो एंसिलरीज तो कई सारी हैं जो जैन साहब लगातार रेकमेंड करते भी रहते हैं, और उसमें भी आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। आइए, तैयार है हमारे साथ जय ठक्कर, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या है आपका व्यू इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, सुबह 15,500 कॉल दिया था 122 के करीब, और 155-57 के आसपास हमने एक दफे प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी थी, ट्रेल करने की भी सलाह दी थी, एंड फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पर अगर आप देखें तो एक अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है मार्केट में दीप। सो मार्केट में हुआ ये है कि पहले जो एक रेंज बनी थी बाजार में 15,180 200 से लेकर 15,400 की, वो रेंज के बाद ब्रेकआउट आया और हमें एक तरफा मूव देखने मिला। वो रेंज के ब्रेकआउट के बाद फिर से बाजार एक रेंज में गया है, एंड अब ये रेंज जो बनी हुई है वो 15,700 से 15,300 की है। सो दिस रेंज इज अ बिट वाइडर कंपैरेटिवली टू प्रायर रेंज जो 200-250 पॉइंट की थी, अब ये 400 पॉइंट की है। सो बाजार में जब तक 15,300 के नीचे बंद नहीं आता, ये मानना चाहिए कि रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा। सो निफ्टी का आप 30 जून की एक्सपायरी का 15,700 का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, 110 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस में एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो रखिएगा 68 रुपए का, 68 का 110 पर खरीदे, 68 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, बिकॉज अगर नीचे की तरफ रेंज टेस्ट होती है तो और ऐड करना जब तक उसके नीचे बंद नहीं आता। इवेंचुअली आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रेंज ऑन द अपसाइड, टारगेटिंग फर्स्ट 15,700 और 15,700 निकलने के बाद 15,840। ये दो लेवल्स हमें निफ्टी में देखने मिलेंगे दी, मेरा ऐसा मानना है, एंड इसीलिए निफ्टी पर ये कॉल ऑप्शन बाय करने का मेरा टारगेट है। ऊपर में जो लेवल्स में देख रहा हूँ ये कॉल के, दैट इज 179, ये पहला टारगेट बनेगा, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 208। सो 179, 208 ये दो टारगेट्स के लिए आप 15,700 का कॉल खरीदे मंथली एक्सपायरी का। ओके, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी होगी वहां पर 15,700 का कॉल खरीदना है, यानी कि यहां से जय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। ये आपके लिए क्लियर व्यू बन रहा है, तो तेजी में है बाजार और ऊपर जाने के लिए आपको एक्शन और बन देगा। इस बीच केईसी इंटरनेशनल, जैन साहब से अभी थोड़ी देर पहले राय ली थी उस पर, उस समय 6% ऊपर था,
अब एक बार जरा इसका चार्ट देख लीजिए, 12% ऊपर हो गया है। तो थोड़ी देर में और एक फ्रेश ब्रेकआउट केईसी इंटरनेशनल में आते हुए दिखा है और बड़ी छलांग लगा रहा है इस समय ये काउंटर, 12% ऊपर होते हुए दिखा है। एक बार सुमित जी से राय ले ली जाए। सुमित जी, बात करते करते ये बड़ी मूव आ गई है, 12% आज की हो गई है, पिछले आधे घंटे में और एक बड़ा उछाल है, क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? अच्छा मोमेंटम बना है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और आज के लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 40-50 रुपए का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। तो पोजीशंस कैरी करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और ऊपर के अंदर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 425-430 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 401-402 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये है आपके लिए केईसी इंटरनेशनल, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे आप और ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। शॉपर स्टॉप, इस पर एक स्पाइक आ रहा है। कुणाल जी जरा शॉपर स्टॉप का चार्ट देखें सर, ये वापस एक्शन में आ रहा है, बीच में कुछ ब्रेकआउट हुए थे फिर करेक्ट भी हुआ, आज फिर से मूव दिखा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक सपोर्ट लेवल है स्टॉक पर, अगर आप देखें दीपांशु चार्ट पर 400 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखता है और उन्हीं लेवल से स्टॉक ने वापस से एक बाउंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो अगला कंजेशन है चार्ट पर वो सीधा 485 रुपए के आसपास है, तो काफी बड़ी जगह ऊपर बची हुई है। 485 तक कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां तक जाने की पूरी संभावना है। और ये भी याद रखना चाहिए कि स्टॉक कंटिन्यूसली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इस बाउंस के बाद मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। जिनके पास पोजीशन है एक स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करने की राय। एक और स्टॉक है रूट मोबाइल, इस पर रखनी है नजर। आई थिंक थोड़ी देर पहले यहां पर खबर भी आई थी, 28 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक है और बायबैक पर कंपनी विचार करने वाली है। उस खबर के आने के बाद देखिए स्पाइक आ रहा है, 8% ऊपर रूट मोबाइल का स्टॉक है, 1200 के लेवल से आते हुए दिख रहे हैं। सिमी जी एक बार रूट मोबाइल का चार्ट देखें। दीपांशु, चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है, पर 1200 के ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। 1200 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, दिस इज फॉर अ मिनिमम। तो 1200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और आज का क्लोजिंग अगर होता है कल 1200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी देखने को मिलना चाहिए, जिसका टारगेट करीब 1300-1320 तक का हो सकता है। तो ओवरऑल चार्ट खराब है, पर आज का मोमेंटम अगर मेंटेन करता है, 1200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो 1300 से 1320 तक का टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल। कैश स्टॉक्स पे रखिए नजर, वायदा कारोबार और ऑफकोर्स इंडेक्स लेवल पर तो आपको एक्शन दिख ही रहा है, बट कई सारे कैश स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे ब्रेकआउट्स इस समय दिखा रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा भी एक और काउंटर है जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। ग्रीव्स कॉटन, इक्विटास होल्डिंग, महिंद्रा हॉलीडेज, यहाँ पर भी रखिए नजर, कुछ मूव्स इंटरेस्टिंग वाली यहाँ पर भी होते हुए दिख रही हैं। पर आइए बैन से बेनिफिट, वायदा कारोबार में और क्या बदलाव हो सकते हैं। आज सन टीवी की एंट्री हुई थी, और क्या बदलाव होने वाले हैं आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, कुछ और स्टॉक्स हो रहे हैं तैयार आने के लिए? दीपांशु, डेल्टा कॉपी है, कल भी प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। 94.2% के साथ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कल बंद हुई थी। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 95.96 यानी 96% हो गई है। 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा 10 मिनट का समय बचा है। अगर पोजीशंस हल्की होती है तो शायद ना भी आए, लेकिन पॉसिबिलिटी तो बन रही है कि अब डेल्टा कॉप जो है लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सन टीवी 103% है, बैन पर बना रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 85% है और आरबीएल बैंक यहाँ पर भी देखें तो राउंड फिगर 84% के आसपास है। तो ये तीनों स्टॉक तो बैन में है, साथ में डेल्टा कॉप की एंट्री होगी 96% के साथ। तो ये तीनों तो बैन से बाहर नहीं आ रहे और डेल्टा कॉप लग रहा है अब लिमिट के ऊपर है कि शायद बैन में आ सकता है। एक बार जरा वागले साहब से पूछ लें। वागले साहब, डेल्टा कॉप पर कोई राय? ये पूरा हफ्ता बहुत वॉलेटाइल रहा है, या तो बड़ी मूव आई है या बड़ी गिरावट आई है। आज भी थोड़ा थोड़ा एक्शन में है, कल शायद बैन में आ जाए। कोई लेवल्स डेल्टा कॉप के लिए सर? दीपांशु, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा साइडवेज है। 166 ऑन द डाउन साइड, 177 ऑन द अपसाइड। मुझे नहीं लगता ये 5 रुपए नीचे 5 रुपए ऊपर जाएगा, तो कुछ भी ना लेना है ना बेचना है। ना लेना है ना बेचना है। डेल्टा कॉप इस पर रखिए नजर, कोई लेन देन नहीं। 2 दिन बाहर रहने के बाद वापस आने की तैयारी। ना लेना ना देना है, ये अच्छी बात है। बाजार में भी यही देखो, आप बिगुल बजाओ तो फिर बताएं। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर। शो की जब हमने शुरुआत करी थी 100 पॉइंट्स नीचे थे, जब आपकी स्ट्रैटेजी ली थी 2:30 बजे 80 पॉइंट नीचे थे। अब पूरी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में हो गई है। नैस्डैक फ्यूचर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, 0.5% ऊपर। कल तो बहुत वॉलेटाइल सेशन रहा अमेरिका में, आज देखना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव एक्शन बनता है या नहीं। यूरोप के बाजार कमजोर हैं बट नीचे से रिकवर हुए हैं। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी। तो क्या होगा आज रात को अमेरिका में, क्या होगा?
200-300 ऊपर, 200-300 नीचे, या फ्लैट बंद होंगे, पता नहीं। कल का एक्सपीरियंस से बता रहा है कि 600 नीचे कुछ भी हो सकता है। मतलब डाउ फ्यूचर तो भूल ही जाओ क्या कर रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर थोड़े मजबूत है, उम्मीद कर सकते हैं आप कि कल जिस तरह से ऊपर नीचे हुए आज थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो रुझान 60% तेजी की तरफ है अमेरिका का आज, 40% फिर भी तो बेहतर ये कि, और दूसरा है कि क्या अब देखिए आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आप जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए मतलब है ना वो एकदम बैलेंस होता है। तो मेरे ख्याल से फ्रेश पोजीशन हम कल ही बनाएंगे। अगर आपकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 15,400 का या 15,300 का पुट लेकर हेज कर लीजिए। शॉर्ट पोजीशन है तो 15,700 या 15,800 का कॉल लेकर हेज कर लीजिए आपके हिसाब से। बैंक निफ्टी 32,800 का पुट खरीद लीजिए, 33,600 का कॉल खरीद लीजिए अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट है तो। नई पोजीशन सुबह बनाने का, ये लेवल पे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, है लॉन्ग पोजीशन रख लीजिए, कोई बात नहीं, फ्रेश नहीं बनाना। फ्रेश नहीं बनाना, ठीक है। फ्रेश को बनाना है। 15,565 पे रिस्क रेशियो फेवरेबल नहीं है। ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है 600 से 700, हम वहां पर लेंगे नहीं, अब नहीं लेना है। हाँ, भले ही अच्छा क्लोजिंग दे रहा नहीं, कल लेंगे, और हो सकता है बढ़ जाए तो थोड़ा ठीक है, 25-50 पॉइंट ऊपर देख लेंगे। दिन में तो आजकल रोज मौके दे ही रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े वाले मौके मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरनाइट रिस्क क्यों रखनी है? ओवरनाइट नहीं रिस्क। बाय द वे सर, पॉलीप्लेक्स आज सुबह जो हमने हाईलाइट किया था, एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है, जो रिसेशन प्रूफ स्टॉक हम बात कर रहे थे पॉलीप्लेक्स, अब देखिए 2150 क्रॉस हो रहा है। और आज तो सिमीजी भी है शो पर। वाह, सिमीजी ने कल 10 की कमाई में दिया था। नहीं, 10 की कमाई एसपीएल में दिया था। एसपीएल, ये राय लीजिए सिमीजी की, सिमीजी खुश हो जाएंगे वो भी कि आप पूछ रहे हो कम से कम। 10 की कमाई में दिया था। सिमीजी बताइए। जी अनिल जी, ये मेरा सेकंड टारगेट है। 2090 का मैंने पहला टारगेट दिया था, 2150 का दूसरा टारगेट दिया था, और 2190 का तीसरा टारगेट दिया था। और ये तीनों टारगेट्स देने से पहले सिर्फ यही कहा था कि पॉलीप्लेक्स जैसा स्टॉक में अगर मार्केट सही होता तो मैं 2500 से पहले कोई टारगेट ही इशू नहीं करती, पर मार्केट कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स मैं दे रही हूँ। पर उसमें भी ये स्टॉक हाई बनाया, कल भी पार्टिसिपेट किया रैली में, मतलब रैली को लीड किया कल, और आज भी ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, देख के अच्छा लग रहा है सर। अनिल जी, ऐसा मार्केट में भी 10 की कमाई वाला एसपीएल मिड कैप वाला स्टॉक्स भी चल रहा है, ये देख के भी अच्छा लग रहा है। अब देखिए मारुति सुबह राजेश ने दिया था। सिमीजी ऐसा मार्केट बन गया, अच्छा तो है मार्केट, मतलब ऐसा क्या खराब क्या दिख रहा है आपको मार्केट में, बताओ। ऐसा खराब नहीं है अनिल जी, हाँ, अच्छा ही तो है, सब कुछ तो अच्छा है, खराब क्या है? जो खरीद कर खेलते हैं उन लोगों को तो गया पूरा। हाँ, जिसने आज सुबह सुबह खरीदा, दोपहर में खरीदा, देखो बढ़िया मूव है। दिन के लो से दिन के हाई पर मार्केट आ गया है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मार्केट तो बढ़िया ही है। पर अनिल जी, दिन के लो से हाई पर तो मार्केट आ ही गया है। हाँ। ये तो मैं मानती हूँ, पर जैसा आपने सुबह जब मैं एसपीएल मिड कैप कर रही थी, आपने मतलब बिल्कुल सही वक्त पर बैंक निफ्टी का जो पुट का सजेशन दिया ना, हैट्स ऑफ है अनिल जी। ये मतलब मैं अगर उस समय अगर हो सकती, मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकती थी कि अनिल जी आपने जो कॉल दिया है बिल्कुल सही टाइम पर गया है। हाँ। और छप्पर फाड़ के पैसा बनेगा, और पैसा बना भी है। ये तो बाद में पता चलता सिमी जी, ये तो बाद में पता चलता है, ये तो बाद में पता चलता है, तो हो गया। अच्छा, आशु जी ने मैं मैसेज भेजा जी, आशु जी भी प्रसन्न हो गए, बोला आपसे पुट सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, कभी कभार सही हो जाता है, ठीक है, लेवल पे बाजार, हाँ लेवल पे थोड़ा हिम्मत करना पड़ता है कि अगर आप लेवल के सही जगह हैं। और एक्चुअली मैं जनरली आजकल मैं बहुत कम ही देता हूँ कॉल्स वगैरह, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट बड़े एक्टिव हैं और सब कर ही रहे, तो अपने अलग से करने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं एक्चुअली आज पर्पस भी यही था कि जो मैं 2-3 दिनों से बार बार लोगों को बोल रहा हूँ कि इंडेक्स में आ जाओ, इंडेक्स में आ जाओ, जहाँ रिस्क कम है, तो 1-2 कॉल देंगे तो लोगों को वाकई में लगेगा हाँ इंडेक्स में पैसा बन सकता है। बाकी आप देखिए ना, जय, विश्वेश, हमारे सुमित जी, सब लोग इंडेक्स में जबरदस्त कॉल दे ही रहे हैं, एकदम शानदार, एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, चलिए व्यू रखिए, पॉलीप्लेक्स बढ़िया मूव है। जय के पास चलते हैं, उनका जैकपॉट लेते हैं। जय बताइए। दीप, आज ऑटो सेक्टर में जबरदस्त मोमेंटम है। आई मीन आफ्टरनून में मैंने नेहा जी के शो में मारुति रेकमेंड किया था करीब 8100 के आसपास, 81, 8150, 8300 हो गया, मतलब तो 85 का टारगेट दिया हुआ है वहां पे। मैं फिर से वहां पे ऑप्शंस के जरिए भी रेकमेंड कर रहा हूं, आप 8300 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 335 के आसपास मिल रहा है, बट नेक्स्ट सीरीज का खरीदना। नेक्स्ट सीरीज का क्यों खरीदना दीप? क्योंकि आज जो मारुति में हुआ है वो
बहुत ही बड़े एक रेंज का ब्रेकआउट देखने हमें मिल रहा है। सो 335 पे आप खरीदे, यहाँ पे आप एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस लगाए। 100 का लॉट साइज है इसका, 10,000 का रिस्क बनेगा। पता नहीं ये दिस स्टॉक कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर रिमेनिंग दिस पार्ट ऑफ सीरीज एज वेल एज जुलाई सीरीज। मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से ऑटो में मूव आ रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ मारुति। सो नेक्स्ट जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है वो 8800 का है। सो आफ्टरनून में तो मैंने 8500 के टारगेट्स दिए थे एंड अभी तो अच्छा इंकम बनी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में लगभग 8800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड जब तक अब 8100 से 8000 के लेवल्स जो है वो होल्ड आउट कर जाए दीपांशु, बिकॉज यही रेंज थी लगभग 7000 से 8000 की, 8100 की। तो 1000 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट आया दीप, एंड इतना बड़ा ब्रेकआउट है तो आई थिंक एक बार लॉन्ग साइड पर पोजीशंस आपको लेनी चाहिए। 335 के आसपास खरीदे, 8300 का कॉल जुलाई सीरीज का। ये आपको जो ऊपर में टारगेट्स दे सकता है दीप, थोड़ा टारगेट्स भी अग्रेसिव दूंगा मैं। 455 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 520 का दूसरा टारगेट फॉर जुलाई सीरीज मारुति। यहाँ पे जबरदस्त आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस बन रही है आज, एंड कोई बड़ा रेजिस्टेंस 8800 के पहले मुझे नजर नहीं आ रहा। ये है आपके लिए राय मारुति का कॉल ऑप्शन खरीदने की। आइए जल्दी से बिना बिगुल के एक बार हिमांशु जी से भी ले लें, उसके बाद मारुति के लिए मैं बंसल जी के पास भी आऊंगा। हिमांशु जी जल्दी से आपका कॉल दे दीजिए। जी अनिल जी जल्दी से एकदम। देखिए सर, 1.5 दिन की करेक्शन स्टॉक ने पूरी की है, जो कि जबरदस्त तेजी में स्टॉक है, वो है आईटीसी। 1.5 दिन की करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए फिर से तैयार है। तो ऑप्शन के जरिए एक स्ट्रेटजी है अनिल जी, 265 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। यहाँ पर 4 रुपए के आसपास का भाव है करंट लेवल, 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 7.5 और 9 रुपए के टारगेट्स के लिए आईटीसी की 265 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बीटीएसटी करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि 1.5 दिन का करेक्शन यहाँ पर पूरा हो चुका है और कल के सेशन में 275 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, अब आपसे राय लेनी है मारुति पे। बंसल जी जो आप कह रहे थे 200, 300, 400 रुपये बढ़ जाएगा, अब तो बोल दो 900 रुपये बढ़ जाएगा। 200, 300, 500, 500, 400, 900 रुपये। अब तो जय ने भी कॉल दे दिया और बड़े बड़े टारगेट के लिए अगली सीरीज का दे दिया। अनिल जी जय भी गुड स्टूडेंट है अनिल जी, गलत 900 रुपये नहीं बढ़ा तो जय को भी कोई नहीं पकड़ेगा अनिल जी। सारी कायनात अनिल जी मेरे पीछे आएगी, बट अनिल जी 400-500 रुपये बढ़ेगा, मारुति 400-500 रुपये बढ़ेगा। अब आप आए अनिल जी, एक चीज बोलूं, जो लोग मारुति नहीं ले पाए हैं, लेट हो गए हैं, तो वो आइशर को ले ले अनिल जी। मारुति एंड आइशर दोनों मस्ट बाय है, मतलब कि दोनों को मिस नहीं करना चाहिए, और इसी कटार में इसी सीरीज में कमाल दिखाएंगे अनिल जी ये दोनों। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को 4 व्हीलर लेना है तो 2 व्हीलर क्यों लेगा? अनिल जी देखिए, ऐसे दीपांशु हैं, आशीष है अनिल जी, तो ये अलग कैटेगरी के अनिल जी, ये 2 व्हीलर वाले अनिल जी, और ये 2 व्हीलर में भी बजाज वाले नहीं अनिल जी, बुलेट वाले अनिल जी, तो इनके लिए अनिल जी मस्त है, स्टॉक भी और बाइक भी अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए, कुछ कुछ लोगों के लिए 2 व्हीलर ज्यादा बेहतर है, ये राय आपके लिए मारुति खरीदने की। ओके, घंटे की मधुर आवाज थोड़ी देर में आपके कानों में गूंजेगी। बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। आज 160 अंक मजबूत इस वक्त आपको दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 322 अंक ऊपर 33,100 के पार निकलकर बंद होता दिख रहा है। 33,190 की क्लोजिंग मिली थी अभी कल परसों में, अच्छी वाली 191 की, लगभग उसी के पास बंद होने की तैयारी करते हुए समय समाप्त हुआ। 15,575, 161 पॉइंट ऊपर, 482 अंक ऊपर सेंसेक्स, 52 ऊपर, 33,170 पर बैंक निफ्टी। ये प्रोविजन क्लोजिंग है। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका शुक्रिया। कल शुक्रवार है, ध्यान रहे, टी शर्ट डे है आपके लिए, और कल के टी शर्ट डे में अगर आपके टी शर्ट हैं, कपड़े कम है, तो भी उसे जो कुणाल जी ने सुबह बोला वो ना माना जाए कि मंदी की वजह से कम है है ना, वो बाई चॉइस है। सिमी जी, हिमांशु जी, जैन साहब और जय ठक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।